ये कहानी एक छोटी सी लड़की सुमी की है जो जन्म से ही यिंग और यांग जैसी अलग अलग आंखों के साथ पैदा हुई। इसी कारण वो भूत प्रेतों को देख सकती है। जब भी वो डर जाती वो अपना पीले रंग का पोल्का डॉट वाला छाता खोल लेती और भूत तुरंत गायब हो जाते। एक दिन सुमी पर एक महिला भूत का साया छा गया। तभी सौभाग्य से एक रहस्यमय आदमी ने उसकी मदद की। उसने अपने काले छाते जमीन पर मारा और वो भूत हवा में विलीन हो गया। सुमी ने समझ लिया कि आदमी कोई आम इंसान नहीं है। वो उसके छाते से बहुत प्रभावित हुई, लेकिन उस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि वो ऐसे खास लोगों की तलाश में है जिनमें विशेष शक्तियां हो। सुमी की शक्ति उसकी जरूरत से मेल खाती थी, इसीलिए सुमी ने अपने और उस आदमी के छाते आपस में बदलने की बात की और उन्होंने सौदा कर लिया। उसके बाद वो आदमी सुमी को एक रहस्यमय गुफा के मुहाने तक ले गया। उसका मकसद था कि सुमी अपनी शक्ति से गुफा के अंदर जाकर ताड़ के पत्तों का एक पंखा ले आए। उस पंखे से डोंग शान की आग बुझानी है, जिससे जंगल में फैलती आग को रोका जा सके। असल में वो आदमी बुल राक्षस राजा था, जिसका नाम अब एच है। उसने सुमी को चेतावनी दी कि गुफा के अंदर जो कुछ भी दिखे या सुनाई दे उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दे और पंखा मिलते ही तुरंत लौट आए। सुमी ने उसकी बात मान ली और साहस जुटाकर गुफा के घने जंगल में चली गई। वहाँ एक छोटा सा घर मिला जिसका दरवाजा खुला था। अंदर का दृश्य बेहद भव्य था और घर के बीचों बीच वो ताड़ के पत्तों वाला पंखा रखा था। सुमी पंखा उठाने ही वाली थी कि तभी पीछे से कोई परछाई गुजरी। उसने मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी अचानक एक जवान आदमी उसके सामने आ गया। सुमी को याद आया कि उसे किसी से बात नहीं करनी है, इसीलिए वो चुपचाप बाहर जाने लगी, पर उस आदमी ने उसका छाता छीन लिया। तब सुमी ने पीछे मुड़कर छाता उठाया। उस युवक को यकीन हो गया कि सुमी उसे देख सकती है। उसने कुछ कहा जिससे सुमी के चेहरे का हाव भाव बदल गया और उसकी चुप्पी टूट गई। उसने उस रहस्यमय आदमी के साथ किए गए सौदे की बात कह दी। युवक ने सुमी को डराया कि जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकलेगी एक राक्षस उसका पीछा करेगा। फिर उसने कहा कि वो सुमी की रक्षा करेगा, लेकिन बदले में उसे इस घर में रखी मोमबत्तियां बुझानी होगी। दरअसल उस युवक का नाम सोन वोकुम था, जिसे अब सोन ओंगोंग कहा जाता है। वह पंचांगुल पर्वत से बंधा हुआ था और ये 5 मोमबत्तियां उसी पर्वत का प्रतीक थी। जब तक ये जलती रहती वो अंदर ही बंद रहता। सोन ओंगोंग ने सुमी से वादा किया कि अगर भविष्य में कभी उसे मदद चाहिए होगी तो बस उसका नाम पुकारना होगा और वो तुरंत आ जाएगा। सुमी ने मोमबत्तियां बुझा दी और सोन ओंगोंग की मोहर टूट गई। तभी वो खुशी से हाथ फैलाकर आसमान की ओर देखने लगा और उसका घर अचानक गायब हो गया। उसने सुमी का आभार जताया कि उसने उसे आजादी दिलाई। आजाद होते ही सबसे पहले पानी पीने जाना चाहता है, लेकिन सुमी ने उसे रोक लिया और कहा कि वो उसके साथ चले और उसकी सुरक्षा करे। सोन ओंगोंग ने हामी तो भर दी, लेकिन ये सब एक झूठ था। उसने जादू से सुमी की यादें मिटा दी और उसका पंखा भी छीन लिया और हवा बनकर गायब हो गया। जहाँ तक सुमी की बात है, उसने अनजाने में एक शक्तिशाली बंदी को आजाद कर दिया था और अब उसे स्वर्ग द्वारा दी जाने वाली सजा भी भुगतनी पड़ेगी। समय बहुत तेजी से बीत गया और अब सुमी बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसकी वो खासियत अब भी बरकरार है। वो आज भी भूत प्रेतों को देख सकती है। एक दिन सुमी एक दंपति से मिली जो अपने घर बेचने की सोच रहे थे। जैसे ही सुमी ने उस घर में कदम रखा, उसने अपनी शक्ति से महसूस कर लिया कि उस घर में भूतों का वास है। जैसे उसे उम्मीद थी, एक अस्त व्यस्त हालत में महिला भूत अलमारी से बाहर रेंगते हुए गिरती है। सुमी ने डर को काबू में रखते हुए उसकी मदद की और उसके उलझे बालों को ठीक किया। बाद में उसे पता चला कि वो महिला भूखी और वजन की कमी के कारण मर गई। उसका सपना था गायक बनने का, इसीलिए सुमी ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उसे खाना दिया। उस भूत ने एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़की के शरीर में प्रवेश किया। संजोग से वो हुईचुल नाम का एक आदमी उस संगीत के शो का जज था। उसने सबकी बात को अनसुना करके उस लड़की को मंच पर गाने का मौका दिया। महिला भूत ने मंच पर गाकर अपने अधूरे सपने को पूरा किया और शांत मन से विदा हो गई। वो अब इस दुनिया से बंधी नहीं रही। वो हुईचुल ने ये सब इसीलिए किया
क्योंकि वो अमर बनना चाहता है और उसके लिए अच्छे कर्म कर रहा है। अब जब सोनोकॉन्ग आजाद हो गया था तो वो वू हुई चुल के साथ रहने चला गया। वो बिना किसी संकोच की उसकी कार चलाता, कभी कभी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर चालान भी कटता। उसके पास कोई खास काम नहीं था, इसीलिए भूतों को पकड़ने का काम करने लगा ताकि अच्छे कर्म करके वो जल्दी अमर बन सके। एक दिन वो एक परिवार के पास पहुंचा जिन्होंने बताया कि उनका बच्चा अजीब बर्ताव कर रहा है, जैसे उसमें कोई आत्मा समा गई हो। बच्चा और ज्यादा हिंसक हो गया है और चीजें इधर उधर फेंकने लगा है। सोनोकॉन्ग ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा बच्चा अकेला बिस्तर पर बैठा है। उसका चेहरा डरावना लग रहा है। बच्चे के शरीर में समाई दानवी कठपुतली जोर जोर से चीख रही है और हार मानने को तैयार नहीं है। सोनोकॉन्ग ने तय किया कि जब तक उस कठपुतली को ढूंढकर नष्ट नहीं करेगा, आत्मा नहीं जाएगी। तभी उस कठपुतली ने उसे तान मोंग के बारे में बताया ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। उसने कहा कि अगर वो तान मोंग का मांस खा ले और खून पी ले तो वो और ताकतवर बन सकता है। सोनोकॉन्ग को इसमें दिलचस्पी होने लगी और उसने उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। उसी दौरान पीछे से वो कठपुतली उस पर वार करने ही वाला था, लेकिन सोनोकॉन्ग पहले से तैयार था और उसने अपनी छड़ी से उस पर वार करके उस बुरी आत्मा को खत्म कर दिया। जाते वक्त सोनोकॉन्ग ने मकान मालिक से एक शराब की बोतल खरीदी। उसे शराब पीना बहुत पसंद है, लेकिन फिलहाल उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वो सोच रहा है कि जब ये प्रतिबंध हटेगा वो सारी शराब एक साथ पी जाएगा। उसे उस कठपुतली की कई बातों में बहुत रुचि थी, जिसने कहा था कि तांग मोंग के खून में कमल की खुशबू होती है और उसके मांस खाने से ताकत मिलती है। जब वू हुई चू घर लौटा तो उसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और उसे अपनी कार को 3 पार्किंग कार की जगह लेने पर शिकायत करता है। वू हुई चू को गुस्सा तो आता है, लेकिन अमर बनने की लालसा के कारण वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि सोनोकॉन्ग ने अपनी जैकेट भैंसे वाली मूर्ति के सिर पर फेंक रखा है और वो भैंसा बुल राक्षस यानी कि वू हुई चो का प्रतीक है। और वहाँ सोनोकॉन्ग आराम से टीवी देख रहा है और बहुत खुश लग रहा है। वू हुई चो सिर्फ ये चाहता है कि वो घर छोड़ दे, लेकिन सोनोकॉन्ग जाने को तैयार नहीं। इतना बड़ा घर, मुफ्त खाना और आरामदायक जीवन वो क्यों ही छोड़ता। अमरता की तलाश में वो हुई चो असहाय था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। शाम का समय एक लड़की उदास बैठी रो रही थी। तभी उसकी नजर एक दुल्हन जैसी कठपुतली पर पड़ी और वो उसकी ओर आकर्षित हो गई। बाद में पता चला कि ये कठपुतली उसी राक्षसी कठपुतली की पत्नी थी जिसे पहले मारा जा चुका था, और अब वो दुल्हन कठपुतली अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी जिसमें वो घुस सके। उधर सोनोकॉन्ग को पता चला कि अगर वो उस राक्षसी कठपुतली को खत्म कर दे तो उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल सकता है। इसीलिए उसने तय किया कि अब उसे इस दुल्हन कठपुतली को पकड़ना होगा, और ना चाहकर भी उसने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। वो जानता है कि जब तक वो ये काम पूरा नहीं करेगा तब तक वो भगवान नहीं बन सकता, मगर लोगों के बीच उसकी छवि खराब है। वो जिस भी राक्षस को पकड़ने जाता वहाँ किसी न किसी तरह की मुसीबत खड़ी हो जाती। गुस्से में आकर सोनोकॉन्ग ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। वो भगवान तो नहीं बन सका, लेकिन अब उसकी नजर तांग मोंग को खाने पर है ताकि वो ताकतवर हो सके। अब यहाँ सेलेस्टियल स्टाफ सू बोरी को भी तांग मोंग की जानकारी मिल चुकी है और उसने तुरंत वो हुई चुल को इस बारे में बताया। उसने कहा कि फिलहाल सोनोकॉन्ग भगवान नहीं बन पाएगा, जिसे सुनकर वो हुई चुल को थोड़ी राहत मिली। फिर उन्होंने खुलासा किया कि असल में सुंगमी ही तांग मोंग है और उसका भाग्य तय कर दिया गया है। अब पूरी जिंदगी उसे राक्षसों से लड़ना होगा और वो हुई चुल का काम है उसकी रक्षा करना। उधर दुल्हन कठपुतली ने उस लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया और बदला लेने के लिए तैयार हो गई। जब सुंगमी के अचानक से सोनोकॉन्ग से दोबारा मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। सुंगमी बहुत गुस्से में थी। उसने सोनोकॉन्ग से सवाल किया कि जब उसने वादा किया था कि नाम पुकारने पर वो आ जाएगा तो वो क्यों नहीं आया। सोनोकॉन्ग ने जवाब दिया कि अगर सुमी उसे पुकारती तो वो जरूर आता, लेकिन सुमी को उसका नाम याद ही नहीं आ रहा था। तब सुमी ने चालाकी से कहा कि उसे नाम याद है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं बुलाना चाहती। चाहे सोनोकॉन्ग उसकी मदद करे या ना करे, अब वो खुद को संभाल सकती है। ये सुनकर सोनोकॉन्ग चौंक जाता है। दूसरी ओर
तांग मोंग की सुरक्षा के लिए वो हुई चुल सुमी के ऑफिस गया। उसे पता चला कि सुमी एक रॉयल एस्टेट कंपनी की प्रतिनिधि बन चुकी है और एक आम जिंदगी जी रही है। वहाँ उसे एक तिजोरी दिखी जिसमें नकद और सोने के बिस्किट रखे थे। उसे लगा कि सुमी अब बहुत अमीर है। उसे ये भी महसूस हुआ कि सुमी की चप्पलों से वही कमल की खुशबू आ रही है जो सिर्फ तांग मोंग से आती है। वो चप्पल उठाकर सूंघने लगा। तभी कंपनी का एक कर्मचारी वहाँ आ गया, जिसे देखकर वो हुई चुल शर्मिंदा हो गया और जल्दी से वहाँ से निकलने का बहाना ढूंढने लगा। इसी बीच दुल्हन कठपुतली को पता चल गया कि सनो कुआंग ही उसके पति का हत्यारा है। उसने उसे सुमी से बात करते हुए देखा और वो उसका पीछा करने लगी। वो उनके घर तक पहुंच गई। वो बेहद डरावनी लग रही थी। पीला चेहरा, शादी का जोड़ा पहने हुए, सिर टेढ़ा, मुंह से खून बहता, और वो एक सोफे के नीचे से अचानक बाहर आ गई। सुंगमी अपना छोटा पीला छाता पकड़े हुए अंधेरे में उस कठपुतली को ढूंढने लगी। तभी दुल्हन कठपुतली ने जादू से दीवारों पर लगे फोटो फ्रेम को उसकी तरफ फेंकने लगी। सुंगमी ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया, लेकिन वो घायल हो गई। उसने फौरन पट्टी तो बांध ली, लेकिन जमीन पर गिरे खून से कमल की खुशबू आने लगी और वो दूर दूर से कई राक्षसों को उसकी ओर आकर्षित करने लगी, यहाँ तक कि वो हुई चुल को भी। लेकिन तभी सनो कुआंग वहाँ आ गया और सभी राक्षसों को भगा दिया। सुंगमी हैरान थी। उसे लगा कि सनो कुआंग सच में उसे बचाने आया है और उसकी नजर सुमी के कंधे पर बने उस निशान पर पड़ी जो ठीक वैसा ही था जैसा उस कठपुतली ने तांग मोंग के बारे में बताया था। अब उसे यकीन हो गया कि सुंगमी ही तांग मोंग है। बचपन से ही सुमी के दोस्त उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे उसका खून बहता बहुत सारे राक्षस उसकी ओर खींचे चले आते। एक बार बचपन में सुमी ने गलती से अपने हाथ को चोट पहुंचा लिया और एक राक्षस ने उसे खाने की कोशिश की। उसी वक्त उसकी मर चुकी दादी अचानक प्रकट हुई और उसकी जान बचाई। दादी ने उसे समझाया कि भविष्य में कोई ऐसा आएगा जो उसकी रक्षा करेगा, लेकिन तब तक उसे खुद को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये कहकर दादी धुएं में बदल गई। तब से सुमी जान गई कि उसे कभी भी खुद को चोट नहीं पहुंचानी है और खून तो बिल्कुल नहीं बहाना है। अब जब सुमी राक्षसों से घिरी हुई थी, सौभाग्य से सोनो कुआंग समय पर आ गया और उसकी रक्षा की। उसने उसकी चोट पर पट्टी भी बांधी। पहले तो उसने कहा कि वो सुमी को खाना चाहता है, लेकिन अब उसका मन बदल गया। उसने तय किया कि वो उसके साथ रहकर उसकी रक्षा करेगा। वो उन 25 सालों की भरपाई करना चाहता है जब वे अलग अलग थे, और वो अक्सर सुमी को याद किया करता था। सोनो कुआंग ने ईमानदारी दिखाते हुए कहा कि वो 25 साल पुराना वादा खत्म करना चाहता है और उसकी जगह एक नया वादा करना चाहता है, क्योंकि अगर पुराना वादा टूट जाता तो वो सुमी को खा सकता है। ये सुनकर सुमी भावुक हो गई और उसकी रक्षा करने के वादे को खत्म करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आखिरी पलों में उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस तरह वो वादा नहीं टूटा और सोनो कुआंग उसे नहीं खा सका। इसके बाद वो दोनों एक साथ खाना खाने गए। सुनमी उलझन में थी कि शैतान बार बार उसे क्यों खाना चाहते हैं और असली तांग मोंग कौन है। असल में तांग मोंग एक बहुत ऊंचे कुल के भिक्षु है और स्वर्ग द्वारा उन्हें ये विशेष स्थान दिया गया है। सोनो कुआंग ने सुन्नी का मजाक उड़ाते हुए उसे कहा कि उसका कोई दोस्त नहीं, लेकिन वो राक्षस देख सकती है। कितनी बेकार जिंदगी है उसकी। उसने ये भी कहा कि अगर वो वादा खत्म कर दे और उसे खाने दे तो फिर वो अगले जन्म में एक आम इंसान बन जाएगी और अच्छा जीवन व्यतीत करेगी। ये सब सुनकर सुमी गुस्से से फूट पड़ी। उसने कहा कि वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है। वो गुस्से में लौटने लगी, तभी एक और राक्षस ने हमला कर दिया। उसकी पीली छतरी दूर जा गिरी और उसका हाथ फिर से घायल हो गया। सौभाग्य से सोनो कुआंग समय पर आ गया और इस बार भी राक्षस को हरा दिया। थकी और निराश सुन्नी जमीन पर बैठ गई। उसने सोचा, क्या उसकी जिंदगी ऐसे ही राक्षसों से लड़ते हुए बीतेगी? वो अपने पुराने अनुभवों को याद करने लगी। वो हमेशा बदकिस्मत रही है। जिससे वो प्यार करती उसे दुख ही मिलता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। इस बार उसने सोनो कुआंग का हाथ पकड़ लिया। उम्मीद थी कि वो मदद करेगा, लेकिन वो तो उसकी रक्षा इसीलिए करता है ताकि उसे खा सके, और वो दुखी मन से घर लौट गई। उधर वो हुई चुल सोचने लगा कि अगर उसने उस दिन सुमी को ताड़ के पत्ते का पंखा न लाने को कहा होता तो वो तांग भिक्षु जैसा भाग्य नहीं झेलती। अब वो अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए
बस उसकी रक्षा करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद भी एक राक्षस है। जब भी वो उसके खून की कमल जैसे खुशबू को महसूस करता है तो अपना आपा खो बैठता है। सुनोकॉन्ग घर लौटा और अपनी जैकेट उठाकर उसी भैंसे वाली मूर्ति के ऊपर फेंक दी। वो हुईचुल गुस्से में तो था लेकिन कुछ कह नहीं सका। उसने सुनोकॉन्ग से कहा कि चूंकि सुमी ने 5 तत्वों वाले पत्थर की मुहर तोड़ी थी और राक्षस को आजाद किया, इसीलिए अब उसे ये भाग्य भुगतना होगा। सुनोकॉन्ग सुमी की पीली छतरी ठीक कर रहा था, पर जब उसने ये सुना उसे थोड़ा बुरा लगने लगा। फिर उसने वो छतरी उठाई और उसी जगह रख दी जहाँ सुमी उसे छोड़ गई थी, ताकि वो उसे आसानी से ढूंढ सके, और आसमान को आतिशबाजियों से भर दिया ताकि कोई राक्षस उजाले में बाहर ना आ सके। अगले दिन सुमी को उसके असिस्टेंट से पता चला कि एक बहुत बड़े ब्रोकरेज कंपनी के डायरेक्टर वो हुईचुल उससे मिलने आए थे। जब उसने उसकी तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गई। ये वही रहस्यमय व्यक्ति था जिसे उसने कई साल पहले देखा था। सुमी तुरंत अपनी पीली छतरी लेकर उसके पास चली गई। वो हुईचुल जज की कुर्सी पर बैठा है। जैसे ही उसने तांग मोंग को देखा वो चौंक गया। सुमी ने उसकी ओर गुस्से से देखा और अपने घाव पर से पट्टी हटा दी। खून की गंध से कई राक्षस वहाँ खिंचे चले आए। सुमी उनसे लड़ने लगी। तभी वो हुईचुल अपने अंदर के राक्षसी स्वभाव को रोकने की कोशिश करने लगा। गुस्से में उसने मेज पर जोर से एक हाथ मारा और सभी राक्षसों को हरा दिया। सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद वो हुईचुल सुमी से मिलने गया। वो सुनोकॉन्ग का असली नाम जानना चाहती है। वो हुईचुल ने उसे नाम तो बताया, लेकिन सुमी तुरंत भूल गई क्योंकि सुनोकॉन्ग ने उसकी याददाश्त पर जादू किया है। बाद में वो हुईचुल उसकी मदद के लिए उसे एक अजीब सी दुकान पर ले गया। वहाँ उसने एक फूलदान को छुआ जो भविष्य दिखाता है। उसमें उसने खुद को हानबोक कपड़े पहने हुए सुनोकॉन्ग को चूमते हुए देखा। ये देखकर वो घबरा गई। तभी वो हुईचुल ने आकर उसे एक सुनहरा ब्रेसलेट दिया जिसका एक खास तरह का इस्तेमाल है। उसी रात सुनोकॉन्ग अपने पुराने दोस्त जनरल डोम से मिलने गया। वहाँ उसकी मुलाकात पीके से हुई, जो असल में पिगी नाम का एक राक्षस था। पीके बहुत आकर्षक है और अपनी राक्षसी शक्तियों से लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी ताकत से वो एक बड़ा स्टार बन चुका है, क्योंकि वो लड़कियों की प्रशंसा से अपनी शक्ति बढ़ाता है। रात को जब सुमी घर लौट रही थी तो सुनोकॉन्ग फिर से उससे आकर मिलता है। सुमी ने मजाक में कहा कि वो उसे खाने देगी, लेकिन उससे पहले उसे उसकी 3 शर्तें पूरी करनी होगी। परिवार के साथ खाना, दोस्तों के साथ शराब पीना और एक डेट पर जाना। सुनोकॉन्ग राजी हो गया। वे पहले एक परिवार की तरह खाना खाने गए, फिर दोस्त बनकर शराब पिया और अंत में डेट पर गए, जहां उन्होंने बाकी जोड़ों की नकल की। इन पलों में सुमी की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। इसके बाद सुनोकॉन्ग ने कहा कि वो अब वापस अपनी असली जिंदगी में लौट जाए, क्योंकि वो अकेली है। सुमी ने जवाब दिया, भले ही वो अकेली है, लेकिन अकेले रहने में कोई बुराई नहीं होती। फिर सुमी ने उसे एक गिफ्ट निकाल कर दिया, वही सुनहरा ब्रेसलेट। वो चाहती है कि सुनोकॉन्ग उसे पहने। सुनोकॉन्ग पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब सुमी ने कहा कि ये पहली बार है जब वो किसी को कुछ दे रही है, तो वो मान गया और उस गिफ्ट को रख लिया। अगर वो ये पहन लेता है तो हमेशा उसे सुमी के साथ रहना होगा। अगर उसने उसे धोखा दिया तो उसे बहुत ही दर्दनाक सजा मिलेगी। सुनोकॉन्ग ने उसे जेब में रख लिया। इसी बीच एक नवविवाहित जोड़ा एक नया घर देखने गया। वे बहुत खुश हैं, लेकिन जब उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी तो उन्हें कुछ अजीब लगा। तस्वीर में एक पुराने समय का जोड़ा है, लेकिन दुल्हन की आंखें अचानक हिलने लगी। जब लड़की ने दोबारा तस्वीर देखी तो उसकी आंखें लाल हो गई और वो कहने लगी, यहाँ आओ, मुझसे शादी कर लो। डर के मारे लड़की चिल्लाई और तस्वीर के अंदर खींची चली गई। फिर उस आदमी ने सुमी और उसके असिस्टेंट को घर की जांच के लिए बुलाया। सुमी ने तुरंत समझ लिया कि तस्वीर में कुछ गड़बड़ है। वो करीब जाकर देखने लगी, तभी तस्वीर में वही दुल्हन दोबारा दिखी और अचानक सुमी भी उसी तस्वीर में खिंच गई। जब असिस्टेंट अंदर आया तो उसे सुमी कहीं नहीं दिखी। वो सिर्फ वो तस्वीर लेकर अपने ऑफिस लौट आया। इस समय सुनोकॉन्ग भी सुमी को ढूंढने आया। उसे पता चला कि सुमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। उसे फौरन शक हुआ कि कुछ गलत है और उसने आसपास देखा तो बस एक पुरानी तस्वीर में हलचल करता हुआ एक राक्षस दिखा। उसने वो तस्वीर उठाई और अपने दोस्त पिगी से मदद मांगी ताकि वो उस तस्वीर के अंदर जा सके। पिगी ने उसे बताया कि अगर वो तस्वीर लेकर
उसी घर के सामने जाएगा तो वह तस्वीर की दुनिया में प्रवेश कर सकता है। सुनोकॉन्ग ने वैसा ही किया और सचमुच तस्वीर की दुनिया में दाखिल हुआ। वहां उसने सुना कि एक दूल्हा शादी करने वाला है। उसके अजीब से कपड़ों को देखकर सब उसे दूल्हे के पास ले गए। दूल्हा का चेहरा बहुत डरावना था। उसने कहा कि ये दुनिया उसने बनाई है और अगर सुनोकॉन्ग ने उसे खत्म किया तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी और जो दुल्हनें इसमें फंसी है वो कभी वापस नहीं जा सकेगी। लेकिन सुनोकॉन्ग का मकसद सिर्फ सुमी को बचाना था, किसी को खत्म करना नहीं। दूल्हे ने शर्त रखी कि सुनोकॉन्ग को सभी दुल्हनों में से असली सुमी को पहचानना होगा। अगर उसने गलत चुना तो सिर्फ वही वापस जा सकेगा। सभी दुल्हनें बैठी थी और सबके चेहरे ढके थे। सुनोकॉन्ग उलझन में था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने सभी को स्थिर कर दिया और खुद को एक नीली तितली में बदल लिया। वो कमल की खुशबू को सूंघते हुए एक लड़की पर जा बैठा। वही सुमी है जो पारंपरिक दुल्हन के कपड़ों में खड़ी थी। सुनोकॉन्ग ने सुमी को पहचानने के बाद उसकी याददाश्त जगाने के लिए उस सोने के ब्रेसलेट को पहन लिया। उसे देखकर सुमी को सब याद आ गया और उसने सुनोकॉन्ग का हाथ पकड़ लिया। अब वो दोनों वापस जा सकते हैं। लेकिन तभी उस डरावने दूल्हे ने सुमी की कमल की खुशबू सूंघ ली। वो समझ गया कि वो तांग मोंग है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन दूसरी ओर बाहरी दुनिया में पिगी वो कैमरा लेकर चला गया जिससे वो असली दुनिया में नहीं लौट सके और तस्वीरों की दुनिया में ही फंसे रह जाए। उधर वो हुई चुल ने उस तस्वीर को जला दिया ताकि वो दुनिया ही नष्ट हो जाए। सुमी ने देखा कि ये वही दृश्य है जो उसने पानी के बर्तन में देखा था। वो समझ गई और सुनोकॉन्ग को चूम लिया। इस चुंबन से वो सोने की ब्रेसलेट सक्रिय हो गई और सुनोकॉन्ग के दिल से जुड़ गई। उसे जोरों का दर्द महसूस हुआ और वो समझ गया कि अब वो और सुमी एक दूसरे से बन चुके हैं। अगर सुमी खतरे में होगी तो उसे दर्द महसूस होगा। अब सुनोकॉन्ग को सुमी की पूरी याददाश्त वापस लानी होगी ताकि वो उसका नाम ठीक से याद कर सके। फिर उसने सुमी को असली दुनिया में वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद पिगी सुमी को लेने आया और बोला कि अब सुनोकॉन्ग को तस्वीर में ही कैद रहना होगा। लेकिन सुमी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे याद आया कि सुनोकॉन्ग ने एक बार बताया था कि सेटिन अब देसक नाम से एक बड़ी कंपनी का बॉस है। सुमी उसी कंपनी में गई और सेटिन से सलाह ली कि वो सुनोकॉन्ग को कैसे बचा सकती है। उधर हुईचुल को पता चल गया कि सुमी को सब याद आ गया है और अब वो सुनोकॉन्ग का असली नाम जानती है। हुईचुल को अब उस सोने की ब्रेसलेट देने पर पछतावा हो रहा है क्योंकि वो समझ गया है कि चूंकि सुमी को उसका नाम याद है वो कभी भी सुनोकॉन्ग को बुला सकती है। फिर हम सुमी को एक सुनसान जगह पर देखते हैं। वो चाकू से अपना हाथ काट लेती है। खून बहते ही कई राक्षस उसकी ओर दौड़ने लगे। तभी वो जोर से सुनोकॉन्ग का नाम पुकारती है। अचानक एक काले साई की तरह वो आसमान से आया और सभी राक्षसों को भगा दिया। दोनों की नजरें मिली और वो समझ गए कि अब उन्हें अलग करना आसान नहीं है। दूसरी तरफ हुईचुल डरा हुआ है। अगर सुनोकॉन्ग ने सुमी को खा लिया तो वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक राक्षस बन जाएगा। लेकिन उसे ये देखकर सुकून भी मिला कि सुनोकॉन्ग ने वो सोने की ब्रेसलेट पहन ली है जो अब प्यार का प्रतीक बन चुका है। सुनोकॉन्ग ने सुमी के बहते खून को अपने हाथों में लिया और उसे चमकती हुई लाल तितलियों में बदल दिया जो आसमान की ओर उड़ गई। और कुछ ही दूरी पर दो आदमी एक गड्ढा खोद रहे थे ताकि एक लड़की की लाश को दफनाया जा सके। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था जिससे साफ था कि उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक और गलत तरीके से हुई है। तभी एक तितली उस लड़की के शरीर पर बैठी और अचानक लड़की ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो उठी और सीधे उन दोनों आदमियों की गाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। जब उन लोगों ने देखा कि लाश गायब है तो वो घबरा गए और तुरंत भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे उन्होंने देखा कि पिछले सीट पर वही लड़की बैठी है। डर के मारे उन्होंने चिल्लाते हुए गाड़ी चला दी, लेकिन गाड़ी सीधा खाई में जा गिरी। इसके बाद वो लड़की गाड़ी की खिड़की से रेंगते हुए बाहर निकली और रात में कहीं गायब हो गई। वो लड़की छुपकर एक ट्रक पर चढ़ गई ताकि सोल पहुंच सके। जब ट्रक सोल के सड़क से गुजर रही थी तो वो सुमी के पास से गुजरा। लड़की ने जैसे ही सुमी की गंध सूंघी वो और ज्यादा सक्रिय हो गई और ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उसने सुमी की तरफ देखा और उसकी ओर खींचने लगी। टीवी पर उस समय सेरा नाम की एक लापता लड़की की खबर चल रही थी। ये ज़ॉम्बी लड़की वही सेरा है। उधर सुनोकॉन्ग पिगी को सबक सिखाने गया।
जब पिगी ने खतरे को भापा तो उसने अपनी असली शक्ल दिखाई और भाग खड़ा हुआ। सुनोकॉन्ग उसका पीछा करने लगा और पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। आखिरकार पिगी ने अपनी गलती मान ली। जब सुनोकॉन्ग को पता चला कि वो हुई चुल ने वो तस्वीर जलाई थी और सुमी को वो सोने की ब्रेसलेट भी उसी ने दी थी, तो वो गुस्से में आ गया, लेकिन वो चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। अब वो उस ब्रेसलेट के असर में है और धीरे धीरे सुमी से प्यार करने लगता है। अब जब भी वो तांग मोंग को खाने की सोचता, उसे बहुत दर्द होता और वो रोने लगता। सुमी भी उसे याद कर रही थी। कई रातों से वो ठीक से सो नहीं पा रही। कभी कभी वो सोचती कि वो सुनोकॉन्ग को देख रही है, तभी अचानक सच में वो उसके सामने खड़ा होता है। उसे समझ में आ गया कि अब वो जब चाहे सुनोकॉन्ग को बुला सकती है। एक दिन सुनोकॉन्ग ने सुमी का फ्रिज खोला तो देखा कि उसमें कुछ भी नहीं है। वो हैरान रह गया। सुमी बोली कि उसे अकेले रहने की आदत है, उसका कोई अपना नहीं है। सुनोकॉन्ग ने उसकी उदासी देखी और कहा कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक कस्टमर ने सुमी से शिकायत की कि उसके खरीदे घर में अजीब सी आवाजें आ रही है और वो घर वापस करना चाहती है। सुमी और उसके असिस्टेंट ने जाकर देखा तो पता चला कि घर में एक महिला भूत है। सुमी ने देखा कि वो महिला भूत छत से चिपकी हुई है और बार बार अपना सर पटक रही है। सुमी ने खुद कोशिश की, लेकिन वो डर गई। तभी सुनोकॉन्ग सामने आ गया और उस भूत को खत्म कर दिया। अब सुनोकॉन्ग अक्सर सुमी के ऑफिस आने लगा और उसने उसे एक अपनी तरह दिखने वाला टेडी बियर भी दिया ताकि वो अकेला महसूस ना करे। सुमी भी अब 2 लोगों के लिए खाना मंगवाने लगी है, एक खुद के लिए और एक सुनोकॉन्ग के लिए। असल में सुमी बिल्कुल अकेली थी। उसके अपने रिश्तेदारों ने उसे कभी पसंद नहीं किया, फिर भी वो सबकी मदद करती रही। एक दिन उसकी प्रेग्नेंट कजन आई और रोकर पैसे मांगने लगी ताकि अपने पति के कर्ज को चुका सके। जब सुमी ने उसे अलविदा कहा तो देखा कि कार में कोई बुरी आत्मा है। वो आत्मा कजन के पति के दिमाग पर असर डाल रही है और गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। सौभाग्य से सुनोकॉन्ग ने उस आत्मा को रोक दिया और उसके कजन और पति की जान बच गई। असल में वो बुरी आत्मा कजन के पति के अंदर बुरे विचारों से आकर्षित हुई थी। कजन को तो ये भी नहीं पता कि सुमी ने उसकी जान बचाई है। उल्टा वो सुमी को डांटने लगी। सुमी भी अब थक चुकी है। वो और रिश्तेदारों की बातों को सहन नहीं कर सकती। उसने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। उसे लगा कि उसकी कजन एक स्वार्थी इंसान है। सुमी ने तय किया कि अब वो इन रिश्तों से कोई नाता नहीं रखेगी। उसे अपने चाचा के परिवार तक ने स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी अपनी चाची की बरसी में भी उसे शामिल नहीं होने दिया गया। सुनोकॉन्ग बहुत गुस्से में था, इसीलिए उसने सुमी की मदद की ताकि वो अपने दर्द और भावनाएं चाची तक पहुंचा सके और अपने कर्तव्य निभाने का एहसास करा सके। सुमी भावुक हो गई और उसे धन्यवाद किया। उसी रात सेरा सुमी की ऑफिस आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो अंदर चली गई ताकि सुमी को ढूंढ सके। तभी वहाँ सुनोकॉन्ग आ गया और उसे एक ताबीज की मदद से सील कर दिया, लेकिन वो ताबीज जल्दी ही जमीन पर गिर गई और सेरा फिर से सुमी को खोजने लगी। इसी समय सुमी का असिस्टेंट भी ऑफिस में ही था। सुनोकॉन्ग ने शर्त रखी कि अगर सुमी उसकी गोल्डन ब्रेसलेट हटा दे तो वो उसके असिस्टेंट को बचा सकता है। सुमी अपने असिस्टेंट को बचाने के लिए वो ब्रेसलेट खोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ वो हुई चुल आया और सुमी को सुझाव दिया कि उसे खुद जाकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खतरे में पड़ेगी तो सुनोकॉन्ग खुद ब खुद दौड़ता हुआ उसके पास आ जाएगा। इसीलिए सुमी अकेले ही ऑफिस चली गई। उस सुनहरी ब्रेसलेट की ताकत बहुत ज्यादा है। सुनोकॉन्ग को सुमी के दुखों और आंसुओं के बारे में सोचकर बहुत तकलीफ होने लगी और वह सारा को पकड़ने के लिए निकल गया। जब सुमी को पता चला कि उसका असिस्टेंट ठीक ठाक है तो वो बहुत भावुक हो गई। सुनोकॉन्ग सेरा को एक बड़े से थैले में रखकर अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन तभी वही हुई चुल ने आकर उसकी योजना बिगाड़ दी। गुस्से में सुनोकॉन्ग वही चुल से भिड़ गया और दोनों के बीच जादुई लड़ाई शुरू हो गई। जब हालात और बिगड़ने लगे तो सुबोरी समय पर पहुंचा और एक समाधान दिया। उसने कहा कि जब तक तांग मोंग की जान नहीं जाती, वो अपनी जिंदगी जीती है, तब तक सुनोकॉन्ग को आजादी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सुनोकॉन्ग मुक्त होकर अपने तरीके से जी पाएगा। इसी तरह वीचुल भी तांग मोंग की मदद से राक्षसों को पकड़कर अपने पॉइंट्स बढ़ा सकता है और भगवान बन सकता है। दोनों को ये बात मजबूरी में मानना पड़ा, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। असल में वीचुल को डर था कि अगर सुनोकॉन्ग ने वो सोने की ब्रेसलेट हटा दी तो वो सुमी को खा जाएगा और बहुत ताकतवर बन जाएगा, इतना कि कोई उसे नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ वीचुल खुद भगवान बनना चाहता है,
क्योंकि वो अपनी पसंदीदा लड़की से मिलना चाहता है। हर रात वो एक तस्वीर में सुंदर लड़की को देखता है, उसके कमर तक लंबे बाल और लाल पोशाक। वो उदास होकर खुद से पूछता है कि वो अब कहाँ होगी। उधर सोनोकॉन्ग सेरा को हुईचुल के घर ले गया और वो सड़ न जाए इसीलिए उसे फ्रिज में रखना पड़ा। जब हुईचुल ने फ्रिज खोला तो वो डर गया। अंदर एक ज़ॉम्बी लड़की जो बैठी थी, मगर फिर भी उसने आपा नहीं खोया और उसे बात करने की कोशिश की। सेरा को अब कुछ भी ठीक से याद नहीं। उसे ना तो अपना नाम याद है, ना पता, और ना ही कि वो कौन है और कहाँ जाना है। उसे सिर्फ ये याद है कि उसे सुमी को खोजना है। लेकिन ज़ॉम्बी इस दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, वरना वो राक्षस बन जाते हैं। ये सब सुमी की वजह से हुआ था, इसीलिए वो ही इसे ठीक कर सकती है। जब सुमी ने सेरा को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। इतनी कम उम्र में उसे मरना पड़ा, ये सोचकर वो भावुक हो गई। सुमी ने फैसला किया कि वो सेरा के परिवार को ढूंढेगी, लेकिन उससे पहले उसके शरीर के तापमान को कम करने की जरूरत है ताकि वो सड़ने ना लगे। पीके और डेसॉक ने एक स्कार्फ देखा जो सेरा के पास था, जो एक खास क्लब से आया था। ये क्लब अमीर परिवारों के लड़कियों का था। सुमी ने क्लब के बारे में पता लगाने के लिए एक चैट ग्रुप बनाया जिसमें पिगी, डेसॉक और दूसरे लोग थे, लेकिन सोनोकॉन्ग को शामिल नहीं किया गया। जब सोनोकॉन्ग को यह पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ, क्योंकि सुमी को सेरा का असली नाम तक नहीं पता था। उसका नाम बुद्धा था। सभी ने बुद्धा को अच्छे से तैयार किया ताकि वो आम लड़की की तरह दिखे। फिर सुमी और बुद्धा मिलकर क्लब में जांच करने गए, लेकिन वहां उसे कोई नहीं पहचान पाया। इसी दौरान सुमी ने देखा कि एक लड़के के शरीर से एक अजीब सा प्राणी चिपका हुआ है, बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह, जो लड़के के शरीर से सारी ऊर्जा और पोषक तत्व चूस रहा है। इसीलिए भले ही वो लड़की जितना भी खा ले, उसका वजन घटता ही जा रहा था। सुमी अकेले इस रहस्य को नहीं सुलझा सकती थी, इसीलिए उसने सोचा कि बाकी लोगों से मिलकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। सबने मिलकर यही समझा कि राक्षस इंसानों के शरीर पर बने टैटू का इस्तेमाल करते हैं, वही टैटू जिसमें ये जीव छिपे रहते हैं और धीरे धीरे इंसानों की ऊर्जा चूसते हैं। इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए सुमी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार उसे पता लगाया कि ये जीव असल में एक वजन नापने की मशीन से जुड़े हैं। कुछ लोग वजन कम नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनमें गुस्सा और नकारात्मक भावनाएं भरती गई, और यही भावनाएं इस बुरे जीव को जन्म देती है। तब सुमी और सोनोकॉन्ग ने मिलकर उस जीव के स्रोत, उस मशीन को ही तबाह कर दिया। अब वो ज़ॉम्बी लड़की उन सबके साथ घुल मिलकर अच्छा जीवन जी रही है। साल का अंत नजदीक था। नए साल के पहले सुमी पार्टी के लिए बाजार सामान खरीदने गई। वहां उसकी मुलाकात एक परिचित लड़के से हुई। जब वो एक दुकान में घुसी तो उसने सामने एक जार देखा जो उसने पहले भी कहीं देखा था। इस बार उसमें से पानी रिस रहा था। सुमी को अपनी इंद्रियों से ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी ऊंचाई पर खड़ी है। चारों ओर धुआं फैला है और आग लगी हुई है। वो दृश्य जैसे दुनिया के अंत जैसा लग रहा था। वो बहुत डर गई और कुछ बोल नहीं पाई। ऐसे भयानक हादसों को रोकना ही तांग मोंग का काम है। उधर हुईचुल कुछ 1930 के दशक की फिल्मों के डिस्क ले आया। इतनी पुराने डिस्क के सामने आने के बाद मीडिया ने भी उसे कवर किया और इसके लिए उसे मेडल भी मिला। वो बाहर से भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद खुश था। इसी बीच एक रात एक संग्रहालय में गार्ड टॉर्च की रोशनी में निगरानी कर रहा था। वो कुछ खोज रहा था कि अचानक उसकी नजर एक ड्रेसिंग टेबल पर गई। जैसे ही उसने शीशे पे नजर डाली, उसे एक परछाई नजर आई। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक छोटी लड़की खड़ी थी, लाल ड्रेस में। गार्ड डर गया और तभी वो लड़की अचानक गायब हो गई। ये साफ था कि वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी। डर के मारे गार्ड भागा और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गया। उधर सुमी को खबर मिली कि एक होटल में जब भी कोई जोड़ा एक दूसरे के करीब आते हैं तो अजीब घटनाएं घटती है। उसने अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर जांच करने का फैसला किया। जब वे कमरे में पहुंचे तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। उसी समय सोनोकॉन्ग भी वहां आ गया और वह असिस्टेंट फोन उठाने के लिए बाहर चला गया। अब सुमी और सोनोकॉन्ग नहीं जानते थे कि उस राक्षस को कैसे बुलाए। तभी सुमी को एक तरकीब सूझी। अगर दो लोग एक दूसरे के बहुत पास हो तो वो आत्मा खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। फिर दोनों ने प्रेमियों का नाटक किया और सच में राक्षस सामने आ गया। सौभाग्य से सोनोकॉन्ग ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसे नष्ट कर दिया। राक्षस के जाने के बाद सोनोकॉन्ग को वहां एक गुप्त कैमरा मिला जो कि एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में छिपा हुआ था। तब उसे पता चला कि उस होटल का मालिक चुपचाप लोगों की रिकॉर्डिंग करता है। ये घिनौना काम सजा के लायक था।
सुनोकॉन्ग ने असिस्टेंट पर जादू का इस्तेमाल किया और उसने झट से जाकर माली को पकड़ लिया, जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। उसी समय सुनोकॉन्ग के दिल में सुमी के लिए भावनाएं और गहरी हो गई। वो उसे खुश करना चाहता है, इसीलिए उसने पूछा कि उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। सुमी ने बताया कि उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और हरा रंग बहुत पसंद है। ये बताते वक्त उसका चेहरा भी नरम पड़ गया। सुनोकॉन्ग मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें हरा रंग पसंद है तो मैं पूरी दुनिया को हरा कर दूंगा। उधर वो ज़ॉम्बी लड़की टीवी पर एक टैलेंट शो देख रही थी। तभी उसे अपना अतीत याद आ गया और वो उठकर हुईचुल के सामने नाचने लगी। उसे नाचते देखकर हुईचुल ने अंदाजा लगाया कि शायद मरने से पहले वो एक डांसर बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। बाद में उस ज़ॉम्बी ने एक लाल पोशाक वाली औरत की पेंटिंग देखी। हुईचुल ने बताया कि ये प्रिंसेस आयरान है, जिसने एक बड़ी गलती कर दी थी और अब हर जन्म में उसे दुख झेलना पड़ता है। इस जन्म में भी उसका अंत दुखद होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि अभी वो कहाँ है। अब यहाँ पर हुईचुल के कहने पर पिगी उस ज़ॉम्बी को एक डांस प्रैक्टिस रूम में ले गया। वहाँ पहुंचकर उसकी पुरानी यादें लौट आई, जब वो एक डांसर बनने की कोशिश कर रही थी। वहाँ से निकलते वक्त अचानक उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे दफनाया था। घबराकर वो उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन वो आदमी कार में बैठकर चला गया। उसी दौरान ज़ॉम्बी की मुलाकात एलिस नाम की एक लड़की से हुई। एलिस ने घमंड भरे लहजे में कहा कि उसने उसकी कार को नुकसान पहुंचाया है और उसे मुआवजा मांगा। उसने उसे धक्का दिया, जिससे कि ज़ॉम्बी गिर पड़ी और उसकी एक आंख निकल गई। ये देखकर एलिस डर के मारे बेहोश हो गई। इधर हुईचुल की 1930 के दशक वाली फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। प्रीमियर वाले दिन एक कर्मचारी म्यूजियम आया, लेकिन जब उसने आईने में लाल ड्रेस वाली छोटी लड़की को देखा तो डर के मारे बेहोश हो गया। फिर हुईचुल की असिस्टेंट जोंग वहाँ आई और उस लड़की को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की वहाँ से गायब हो गई और सीधा 1930 के उसी फिल्म के अंदर चली गई। जब हुईचुल को पता चला कि वो लड़की उसकी फिल्म में घुस गई है, तो वो गुस्से में सुमी के पास मदद मांगने के लिए गया। सुमी, सुनोकॉन्ग और बाकी लोग भी इकट्ठा हुए। इस बार सुमी चाहती है कि हुईचुल भी उसके साथ फिल्म के अंदर चले, ताकि वो मिलकर लड़की को पकड़ सके। और ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हुईचुल यहाँ बाहर बैठे उनके खिलाफ कोई और साजिश न करे। उसके पास हामी भरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सभी फिल्म की दुनिया में पहुंच गए। सन 1938 के कपड़े पहन लिए और उस लड़की को ढूंढने लगे। इस बीच हुईचुल की मुलाकात फिल्म में मौजूद प्रिंसेस आयरन से हो गई। उन दोनों ने अलग होने का फैसला किया और जरूरत पड़ने पर वो तुरंत सुनोकॉन्ग को बुला सकती है। लेकिन यहाँ अचानक प्रिंसेस आयरन गायब हो गई। हुईचुल पूरे सेट की तलाशी लेने लगा। तभी उसने देखा कि उसने एक आदमी पर हमला कर दिया है, लेकिन वो आदमी पलटकर उसी पर भारी पड़ गया। तभी हुईचुल ने वहां पहुंचकर उस आदमी को पीटने लगा। फिर जब उसने प्रिंसेस आयरन के हाथ पर लगी चोट को देखा तो उसका दिल पसीज गया। उधर सुनोकॉन्ग म्यूजियम में रह रहे उस भूत लड़की की असलियत जानने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पता चला कि जो ड्रेसिंग टेबल वहां रखी है वो एक बूढ़ी औरत की दी हुई थी, और जियांग ने बताया कि दरअसल वो छोटी बच्ची इसी बूढ़ी औरत का अतीत है, जब वो बच्ची हुआ करती थी। जियांग के अनुसार लाल पोशाक वाली वो छोटी लड़की दरअसल उसी बूढ़ी औरत की आत्मा है, और वो औरत अब 88 साल की हो चुकी है और अस्पताल में कोमा में पड़ी है। उसी समय सुमी उस बच्चे की परिवार से जुड़े सुरागों की तलाश में लग गई। वहां उसे कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल मिली। जैसे ही वो हुईचुल को संपर्क करने वाली थी, तभी लाल पोशाक वाली छोटी लड़की और उसका परिवार अचानक उस पर हमला कर देता है। बेचारी सुमी जमीन पर गिर पड़ी। तभी सुनोकॉन्ग समय पर पहुंच गया और सुमी को वहां से सुरक्षित बाहर ले आया। उसने वहां आग लगा दी ताकि उस दुनिया को जला सके और सुमी को वापस ला सके। दूसरी तरफ सुमी को वो गोल्डन ब्रेसलेट देने का बदला लेने के लिए सुनोकॉन्ग ने चुपचाप सुमी का थोड़ा सा खून वाइन में मिला दिया और कमरे में कमल की खुशबू वाली अगरबत्ती जला दी, ताकि हुईचुल खून की खुशबू न सूंघ सके। दरअसल वो एक राक्षस था और अगर उसने सुमी का खून पी लिया तो वो अपना आपा खो देगा। सुनोकॉन्ग जानता था कि हुईचुल सालों से तपस्या कर रहा है और भगवान बनने के करीब है, लेकिन अगर उसने तांग मोंग को नुकसान पहुंचाया तो भगवान कभी नहीं बन पाएगा। सौभाग्य से हुईचुल ने खुद पर काबू पा लिया, लेकिन जैसे ही सुमी हुईचुल के घर पहुंची वो फिर से बेकाबू हो गया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई और नुकीले दांत बाहर निकल आए। तभी सुनोकॉन्ग समय पर पहुंच गया
और सुमी को वहां से ले गया। वो उसे अपनी खास वाइन पिलाना चाहता है। सुमी बहुत जिज्ञासु थी और जानना चाहती थी कि सुनोकॉन्ग को किस गुनाह की वजह से 500 साल तक पहाड़ के नीचे कैद किया गया था। लेकिन सुनोकॉन्ग अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता था। सुमी दुखी हो गई क्योंकि वो समझ सकती है कि इतनी लंबे कैद में वो कितना अकेला और दुखी रहा होगा। सुनोकॉन्ग थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और सुमी से कहा कि वो उसकी चिंता ना करे। यहाँ हुईचुल सुमी से दूर रहने की कोशिश कर रहा है ताकि वो फिर से अपना आपा ना खो दे। एक दिन शूटिंग खत्म करने के बाद सुमी उससे कुछ बात करने आई। उसकी गंध सूंघते ही हुईचुल की आंखें फिर से लाल हो गई और वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुनोकॉन्ग समय पर आ गया और उसे बेहोश कर दिया। फिर वो उसे लिफ्ट में ले गया। दूसरी ओर एक छोटे बालों वाली लड़की अपना घर बेचना चाहती है। उसका घर देखने सुमी और उसके असिस्टेंट गए। वहां उन्होंने देखा कि वो उदास लड़की अचानक बहुत खुश लगने लगी, जैसे कि वो अपने प्रेमी को खो देने का गम अचानक भूल गई हो। तभी सुमी ने देखा कि उसके बालों के नीचे से नीली रोशनी निकल रही है। सुमी को यकीन हो गया कि उसमें जरूर कोई राक्षस छिपा है। पता चला कि उस लड़की के बहुत लंबे बाल थे, लेकिन पार्क में किसी ने उसके बाल काट दिए और साथ ही उसकी दुखद यादें भी खत्म हो गई। सुमी को यह अजीब लगा और वो जांच के लिए पार्क गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उसने सुनोकॉन्ग को बुलाया, जो उस वक्त सुमी से पीछा छुड़ाकर आजाद होने की सोच रहा था। फिर भी मदद के लिए आ गया। रास्ते में उन्होंने एक साथ कॉटन कैंडी खरीदी। सुनोकॉन्ग को बच्चे की तरह खुश होता देख सुमी को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उस व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाई जिसने इस लड़की के बाल काटे थे। अब यहाँ जब से हुईचुल ने तांग मोंग का थोड़ा सा खून पी लिया है, उसका चेहरा सूज गया है। वो बाहर किसी भी इवेंट पे नहीं जा सकता। उसे बार बार एंटीडोट लेना पड़ रहा है। उसकी असिस्टेंट जियांग अपने माली का दर्द सहन नहीं कर सकी और सुमी को मारने की योजना बनाती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात पिगी से हुई, जो कि समझ चुका था। इसीलिए उसने तुरंत सुनोकॉन्ग और हुईचुल को इसकी जानकारी दी और वो दोनों सुमी को बचाने के लिए दौड़े। जब सुमी को सारी सच्चाई पता चली तो वो बहुत आहत हुई। उसे समझ आ गया कि सारे राक्षस उसे खाना चाहते हैं। वो रोते हुए पार्क की ओर भागी और वो लव लोक खोलना चाहती है जो उसने सुबह ही टांगा था। तभी वो बाल काटने वाला राक्षस फिर से प्रकट हुआ। वो राक्षस खास तौर पर उन बालों को काटता है जिनमें दुख भरे होते हैं। अगर सुमी अपने बाल कटवा देती तो वो सुनोकॉन्ग को और अपने सारे दुख भूल जाती, लेकिन आखिरकार वो ऐसा नहीं कर पाई और उसने जोर से सुनोकॉन्ग का नाम पुकारा। वो समय पर आकर राक्षस को पकड़ लेता है। हालांकि सुमी अब भी सुनोकॉन्ग से नाराज है। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए वो उसका पसंदीदा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भिजवाता है। ये देखकर सुमी जनरल डोंग की दुकान पर गई। जनरल ने उसे बताया कि वो थोड़े समय के लिए उस गोल्डन ब्रेसलेट को जमा कर ये जान सकती है कि सुनोकॉन्ग उसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। जब बर्फ गिर रही थी तब सुनोकॉन्ग की वो सुनहरी ब्रेसलेट जम गई। सुमी तुरंत उसके पास दौड़ी और पूछा, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? सुनोकॉन्ग को पता नहीं था कि अब वो ब्रेसलेट असर नहीं कर रहा, इसीलिए उसने अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, क्योंकि वो सुमी से सच्चा प्यार करता था। सुमी को बहुत खुशी हुई क्योंकि उसे यकीन था कि वो सच बोल रहा है। उस समय सुनोकॉन्ग बीमार पड़ गया। उसका पूरा शरीर थका हुआ सा लग रहा था, लेकिन हुईचुल बहुत खुश है क्योंकि अमेरिका से एक फिल्म प्रोड्यूसर आने वाला है और वो घर पर एक पार्टी की तैयारी कर रहा है जिसमें वो सुमी को भी बुलाना चाहता है। जब सुनोकॉन्ग को ये पता चला तो पहले तो वो नाराज हुआ, लेकिन फिर उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म प्रोड्यूसर को देखकर सुमी को लगा कि वो उसे पहले से जानती है और तब उसने भी माना कि वो सुमी को भूला नहीं है। दरअसल हुईचुल उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना चाहता है, जिससे सुनोकॉन्ग थोड़ा उदास हो गया। उधर सुमी उलझन में थी कि वो सुनोकॉन्ग से प्यार करने लगी है, लेकिन सोच रही है कि इंसान और राक्षस कैसे साथ रह सकते हैं। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने सुनोकॉन्ग को वहां पाया। वो हैरान रह गई। उसे पता नहीं था कि वो कब वहां आया। वो उसके लिए खीर लेकर आया है जो डेसक ने खुद बनाया है। आमतौर पर तो वो एक कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन अकेले में उसे खाना बनाना और सफाई करना अच्छा लगता है। अब एक रात को सुनसान लाइब्रेरी में एक लड़का पढ़ रहा है। तभी उसने सामने एक सुंदर सी लड़की को बैठा हुआ देखा। वो मुस्कुराया, लेकिन तभी उसके दोस्त का मैसेज आया कि लाइब्रेरी में एक महिला भूत है जिसकी टांगे नहीं है। ये सुनते ही वो डर गया और टेबल के नीचे झांकने लगा।
उसने देखा तो वाकई उस लड़की की टांगे नहीं थी। वो डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन देसक समुद्री बाजार गया और वहाँ एक ऑक्टोपस देखा। ये था ड्रैगन किंग का बेटा, व्हाइट ड्रैगन हॉर्स। उसे नियम तोड़ने की सजा मिली थी और वह महल से निकाला जा चुका था। देसक उसे हुईचुल के घर ले आया, लेकिन ये ड्रैगन कोई शरीफ राक्षस नहीं था। वो पहले ही भाग चुका था और एलिस के शरीर पर कब्जा कर चुका था। इस समय हुईचुल के सर में तेज दर्द हो रहा था। बात करने पर व्हाइट ड्रैगन हॉर्स ने बताया कि एक मरमेड इंसान से प्यार करती थी और उसने उसे इंसानों जैसा पैर पाने की दवा दी और अब वो मरमेड उस इंसान को मारना चाहती है जिसने उसके प्यार को ठुकरा दिया, उसे धोखा दिया। तभी वो समंदर में लौट सकेगी। इसीलिए हुईचुल सुमी को चारा बनाकर उसे फंसाने का काम सोनोकॉन्ग को सौंप दिया। पता चला कि उस मरमेड को एक लाइब्रेरियन से प्यार हो गया था। सुमी और सोनोकॉन्ग लाइब्रेरी गए। उन्होंने देखा कि उस लाइब्रेरी की पहले से ही गर्लफ्रेंड है। अब उन्हें नहीं मालूम कि उस मरमेड को कैसा लगेगा। सोनोकॉन्ग ने शांति से कहा, अब मरमेड बस उसे मारना चाहती है। अब यहाँ चूंकि एलिस के शरीर में व्हाइट ड्रैगन हॉर्स की आत्मा मौजूद है, हुईचुल ने पिगी को उस पर नजर रखने को कहा। पहली बार ड्रैगन हॉर्स ने ड्रेस पहनी थी और वो असहज महसूस कर रहा था। गलती से ड्रेस की डोर टूट गई। पिगी ने जादू से सारी लाइटें बंद कर दी और एलिस को ढक लिया। असल में एलिस को पिगी में दिलचस्पी थी, इसीलिए वो अपने दिल की धड़कनें रोक नहीं पाई, जिससे उसके अंदर बैठा ड्रैगन हॉर्स नाराज हो गया। रात में सुमी जानबूझकर लाइब्रेरी गई, साथ में ठंडा पानी भी ले गई ताकि मरमेड पानी के संपर्क में आकर अपनी असली शक्ल दिखा दे, लेकिन पानी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। सुमी हैरान रह गई कि मरमेड की पूंछ क्यों नहीं है। तभी सोनोकॉन्ग आया और उस मरमेड को चाकू थमा दिया। सुमी कुछ समझ नहीं पाई और सोनोकॉन्ग भी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सुमी लिफ्ट का इंतजार कर रही थी कि तभी लाइब्रेरियन बाहर आया। अचानक सुमी को याद आया कि सोनोकॉन्ग ने कहा था कि अगर मरमेड ने ये दृश्य देखा तो वो उसे मार देगी। सुमी डर गई और लाइब्रेरियन के पीछे भागी। वाकई उसने मरमेड को चाकू लिए हुए देखा, लेकिन मामला उतना आसान नहीं था। दरअसल लाइब्रेरियन ने मरमेड के प्यार का फायदा उठाया था और बाद में उसे मार दिया। इसीलिए उसकी आत्मा बदला लेने लौटी है। मरमेड ने सोनोकॉन्ग का दिया चाकू लेकर उस दुष्ट के दिल में उतार दिया, मगर वो मरा नहीं, बल्कि उसके दिल में वो चाकू एक कांटे की तरह उतर गया जो उसे जिंदगी भर दर्द देगा। सुमी ने भी उसे नहीं रोका क्योंकि वो सजा का हकदार था। अब वो आदमी बस तकलीफों में जी सकेगा। बदला लेने के बाद मरमेड पानी में बदलकर गायब हो गई। उधर जिस फिल्म प्रोड्यूसर की बात पहले हुई थी वो अब कोरिया लौट चुका है। वो बचपन से सुमी को जानता है और हमेशा से उसे पसंद करता है। अब ऐसा लगने लगा है कि सोनोकॉन्ग का एक नया प्रतिद्वंदी मिल गया है। उधर उस ज़ॉम्बी का शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा है, लेकिन अब भी वो अपने परिवार की तलाश कर रही है। असल में उसका एकमात्र रिश्तेदार उसकी माँ है, जो अब अस्पताल में भर्ती है। जिन लोगों ने ज़ॉम्बी लड़की का शरीर दफनाया था, उन्हें अगली सुबह उसकी माँ को खत्म करने का आदेश मिला। अगले दिन ज़ॉम्बी फिल्म की शूटिंग देखने गई। वहीं उसे एक जानी पहचानी ब्लैक कार दिखी। कार का मालिक उसे देखकर हैरान रह गया। ज़ॉम्बी ने उसे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? उस आदमी को वो रात याद आ गई जब उसने गलती से गाड़ी चलाते हुए उस लड़की को टक्कर मार दी थी और फिर उसके शव को छिपाने की कोशिश की थी। सुमी और वो अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर जोनाथन फिर से मिलते हैं। जब वो बच्चे थे तब जोनाथन का रिमोट कंट्रोल प्लेन एक घर में गिर गया था। सुमी को उस घर में भूत होने का शक था, इसीलिए उसने जोनाथन को बचाया और पीले छाते में छिपा लिया। ये बात दोबारा याद आकर सभी खुश हो गए, बस सोनोकॉन्ग को छोड़कर। हुईचुल चाहता है कि सुमी जोनाथन के साथ रहे, लेकिन सुमी के व्यवहार से साफ है कि वो सोनोकॉन्ग से प्यार करती है। हुईचुल ने उससे कहा कि सोनोकॉन्ग ने सुमी को खाने के लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट सॉस बनाए हैं। ये सुनकर सुमी भावुक हो गई, लेकिन जब उसने गुस्से में सोनोकॉन्ग से कहा कि सारी सॉस फेंक दे, तो सोनोकॉन्ग, जिसे पहले से ही जोनाथन के यहाँ आने का बुरा लग रहा था, उसने सुमी के मुंह पर मना कर दिया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसी बीच एक आदमी बस स्टॉप पर बैठकर इंस्टाग्राम देख रहा था और अपने दोस्तों से जल रहा था। तभी एक राक्षस उसके अंदर आकर कब्जा कर लेता है और वो ऑनलाइन लोगों पर गुस्सा निकालने लगा। उसके साइबर हिंसा से एक दुकान बंद हो गई। सुमी और उसके असिस्टेंट को उस दुकान की जांच करने के लिए बुलाया गया। सुमी ने पाया कि ये काम एक ऐसे राक्षस का है जो दूसरों का घर परिवार तबाह करता है। उसे पकड़ने के लिए
हुईचुल ने सुझाव दिया कि सुमी को इंस्टाग्राम पर एक फेक प्रोफाइल बनानी चाहिए और अमीर दिखने वाली फोटो डालनी चाहिए। जियांग ने उसकी मदद की। सुमी ने महंगे बैग के साथ फोटो ली और पोस्ट की, जिससे उसका पेज बहुत फेमस हो गया। लेकिन राक्षस अभी तक सामने नहीं आया, इसीलिए उसका ध्यान खींचने के लिए सुमी ने पिगी के साथ फोटो डाली, जो पहले से ही मशहूर है। इस बीच जहाँ वो हुईचुल को अपने भैंसे की मूर्ति पर बड़ा गर्व था, अचानक उसने देखा कि उस मूर्ति पर किसी ने पेंटिंग करके उसे गाय जैसा बना दिया है। पता चला कि ये काम उसी ज़ॉम्बी लड़की का है, लेकिन गुस्से में वो कुछ न कर सका। एक दिन एलिस पीके के साथ बाहर थी। व्हाइट ड्रैगन हॉर्स जो एलिस के शरीर में था, नशे में उसने पीके को जोर से गले लगाया और छोड़ ही नहीं रहा था। तब एक रिपोर्टर उनकी तस्वीरें लेने लगा। दूसरी ओर ज़ॉम्बी लड़की बेसमेंट से पार्किंग की तरफ जा रही थी और वही दो लोगों ने उसे देख लिया जिन्होंने पहले उसे दफनाया था। वे हैरान थे कि वो अब तक जिंदा है और उसे दोबारा मारने की योजना बनाने लगे। इस बीच सुमी सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही थी। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और वह सतर्क हो गई। तभी उसकी मुलाकात फिर से जोनाथन से हुई। दोनों ने देखा कि एक महिला उनकी तस्वीरें ले रही है। पता चला कि ये वही महिला है जो इंस्टाग्राम पर सुमी को भला बुरा कहती है। बाद में उस महिला ने उससे माफी मांगी और सुमी ने उसे माफ भी कर दिया। इसके बाद वो दोनों बेसमेंट की ओर जा रहे थे, जहाँ सोनोगोंग पहले से उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने सुमी को जोनाथन के साथ देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने जादू से जोनाथन को दूर फेंक गिराया। सुमी को सोनोगोंग का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह बहुत गुस्सा हो गई। इससे उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो गया। दूसरी ओर उस दुष्ट राक्षस ने सुमी के असिस्टेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट को खोज निकाला और उस पर नेगेटिव कमेंट करने लगा। उसने असिस्टेंट को निकम्मा कहा और बताया कि उसके 2 बच्चे और पत्नी है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो गया और ऑफिस में अकेले बैठकर रोने लगा। तभी सोनोगोंग समय पर वहां पहुंच गया और असिस्टेंट की बात सुनकर उसकी मदद करने का वादा किया। फिर सोनोगोंग उस राक्षस के पास गया। राक्षस ने जाते जाते कहा कि वो एक दिन तांग मोंग के हाथ मरेगा। इसी बीच सुमी को एक दुकान से एक काला घंटा मिला। ये अगर बचता है तो इसका मतलब होता है कि जल्द ही कोई किसी के हाथों मारा जाएगा। इसके बाद कई राक्षस एक एक करके सामने आने लगे। उनमें से एक राक्षस दुल्हन के भेष में था। उसे फंसाने के लिए सुमी ने भी शादी की पोशाक पहनकर एक हॉल में प्रवेश किया। हुईचुल पियानो बजा रहा था और सोनोगोंग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। पल भर को सुमी को लगा कि जैसे उसकी असली शादी है। सौभाग्य से सोनोगोंग ने तुरंत राक्षस को खत्म कर दिया, लेकिन सुमी उस पल में खो गई थी और इसीलिए जब वो पल खत्म हुआ तो उसे बहुत दुख हो रहा था। अब वो सोनोगोंग से प्यार करने लगी थी और चाहती थी कि ये पल सच में उसकी जिंदगी में आए। फिर एक दिन सुमी अपने असिस्टेंट के बच्चों को ऑफिस ले आई और बच्चों की देखभाल सोनोगोंग को सौंप दिया। सोनोगोंग बच्चों के साथ सहज नहीं हो पा रहा था। एक बच्चे ने डायनासोर की तस्वीर बनाई जो कि किसी मुर्गी जैसी लग रही थी। सोनोगोंग हंस पड़ा, जिससे बच्चे रोने लगे। स्थिति सुधारने के लिए सोनोगोंग ने जादू से असली डायनासोर बुला लिया और फिर बच्चों को खुश करने के लिए सोनोगोंग ने पिगी, देसक और ज़ॉम्बी को भी बुला लिया। फिर खुद चुपचाप वहां से चला गया क्योंकि वो बच्चों के साथ उतना घुल मिल नहीं पाता। बाद में बच्चे वहां से जाना ही नहीं चाहते और कहा कि वो बड़े होकर सोनोगोंग से शादी करेंगे। सुमी को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। फिर वो काले घंटे को देखकर खुश हुई क्योंकि उसे लगा कि ये कोई खजाना है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये घंटा दरअसल दुर्भाग्य का प्रतीक है। वो यह जानने के लिए वो हुईचुल के पास गई और बताया कि वो सोनोगोंग का वो गोल्डन ब्रेसलेट हटाना चाहती है क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हुईचुल ने बताया कि वो तांग मोंग इसीलिए बनी क्योंकि उसने सोनोगोंग को पहले मुक्त किया था और तभी से उनकी किस्मत एक हो गई थी। साथ ही हुईचुल ने उसे एक खोई हुई पवित्र वस्तु यानी कि काला घंटा ढूंढने में मदद मांगी। सुमी अब समझने लगी थी कि सोनोगोंग के लिए उसका प्यार आसान नहीं है। उसी समय एक गरीब परिवार में शराबी पति अपने बच्चों को मार रहा था। छोटी बहन एक कोने में छिपकर रो रही थी। तभी उसने एक सुनहरी रस्सी दिखी। उसे लगा कि ये कोई परियों की कहानी की तरह है और उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तभी वो बालकनी से नीचे गिर गई और मर गई और उसकी आत्मा एक किताब में कैद हो गई। उसके भाई को जब बहन के गिरने का पता चला तो उसे बहुत दुख पहुंचा। इधर सुबोरी ने हुईचुल को बताया कि हाल ही में कई बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। उसे शक है कि इसके पीछे कहीं
राजकुमारी आयरन का हाथ तो नहीं, लेकिन हुईचुल को पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती और उन दोनों में बहस हो गई। सुमी और सुनोकॉन्ग साथ समय बिताने लगे। डेट खत्म होने पर सुनोकॉन्ग ने पूछा कि अगर ये गोल्डन ब्रेसलेट नहीं होती तो क्या वो उससे प्यार करती। सुमी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक राक्षस से प्यार हो जाएगा, लेकिन सुनोकॉन्ग ये बात सुनकर चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद सुमी उसी दुकान गई और ये जानने की कोशिश की कि इंसान और राक्षस का प्यार संभव है, लेकिन इसका जवाब सुनने के बाद उसे खुशी नहीं हुई। इसी रात पार्क में एक बच्चा खेल रहा था। जब उसे भूख लगी तो अचानक वहाँ बहुत सारे कुकीज आ गए। बच्चा लालच में उन कुकीज के पीछे चला गया और उसकी आत्मा भी किताब में कैद हो गई। वो महिला जिसने ये सब किया हर किताब में बच्चे की आत्माएं भरती थी, लेकिन वो जो पहली लड़की थी जो बैल्कनी से गिर गई थी, उसकी आत्मा किसी तरह किताब से निकलकर भाग गई। इस पर वो महिला बहुत गुस्सा होती है। वो लड़की अपने भाई को बेहद याद कर रही थी, इसीलिए उसके पास चली गई और जब वो जनरल डोंग की आइसक्रीम की दुकान पहुंची तो उसके देखते ही अचानक गायब हो गई। जनरल ने भी बच्चों की गुमशुदगी की खबर सुनी थी। उसने सुनोकॉन्ग को ये बताया और दोनों मिलकर उस जगह का दौरा करने पहुंचे जहां कई बच्चों की आत्माएं भटक रही थी, जहां पर उन्हें वो छोटी बच्ची भी मिली। अब हम देखते हैं कि वही महिला एक नई कहानी द लिटिल मैच गर्ल में एक बच्चे को फंसा रही है जो कि उसी बच्चे का भाई है। उसने माचिस जलाई और जमीन पर फेंक दी, जैसे आग फैलने ही वाली थी कि सौभाग्य से सुमी समय पर आ पहुंची और आग को बुझा दिया। महिला जिसका नाम इग्रिड था बोले कि वो बच्चों को खुशियां देती है, उन्हें परी कथाओं में भेजती है। उसने सुमी को भी उसके दुखद बचपन की याद दिलाई जिसमें वो भी टूट गई थी और अब उसकी आत्मा भी उसी किताब में समा गई। अब सुमी जिंदा तो थी, लेकिन तांग मोंग नहीं रही। उसकी सारी शक्तियां इग्रिड ने छीन ली थी। हुईचुल ने कहा कि अब सुमी एक सामान्य इंसान की तरह जी सकती है और अब उसे आत्माएं कभी नहीं दिखेगी। अब सुमी तांग मोंग की पहचान खो चुकी थी, इसीलिए ज़ॉम्बी जिसे सुमी के खून से दोबारा जिंदा किया गया था वो भी बेहोश हो गई। पिगी और एलिस जल्दी से उसे ढूंढने निकले। उन्हें वो बेसमेंट में मिली, लेकिन उसका शरीर सड़ने लगा था, इसीलिए वे तुरंत उसे वहां से ले गए। उधर सुनोकॉन्ग एग्रिड के सामने पहुंचा। एग्रिड ने घमंड से कहा कि अब वो सुमी की किस्मत के मालिक है और आगे से सुनोकॉन्ग उसकी आज्ञा मानेगा, उससे प्यार करेगा। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो गोल्डन ब्रेसलेट तभी काम करता है जब सुमी तांग मोंग होती है, लेकिन अब वो एक आम इंसान थी। फिर भी सुनोकॉन्ग उससे प्यार करता है। गुस्से में आकर उसने एग्रिड से कहा कि इस गोल्डन ब्रेसलेट की असली मालकिन सिर्फ सुमी है, मगर सुमी अब उसे नहीं बुला सकती क्योंकि उसकी तांग मोंग की पहचान छीन ली गई है। सुमी ने हार नहीं मानी। उसने सुनोकॉन्ग का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरी में वो हुईचुल के पास गई और सुनोकॉन्ग को ढूंढने लगी। दोनों मिले। सुनोकॉन्ग ने कहा कि अब कोई राक्षस उसे परेशान नहीं करेगा और अब वो सुमी की रक्षा नहीं करेगा। ये सुनकर सुमी को बहुत दुख हुआ। उसने आंसू भरे मन से पूछा क्या वो अभी उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो चुप रहा। सुमी रोते हुए वहां से चली गई। अब सुनोकॉन्ग के लिए ये मौका था कि वो गोल्डन ब्रेसलेट के बंधन से आजाद हो जाए। इसी डर से हुईचुल एग्रिड के पास एक नया कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ये जानकर हैरानी हुई कि एग्रिड ने भले ही तांग मोंग की शक्तियां चुरा ली है, लेकिन सुमी अब भी उस गोल्डन ब्रेसलेट की असली मालकिन है, यानी सुनोकॉन्ग अब भी सुमी से बंधा है। जब वो घर लौटा तो उसने सुनोकॉन्ग को सामान पैक करते हुए देखा। वही ज़ॉम्बी की हालत खराब हो रही थी। पिगी उसे लेकर तो आ गया, लेकिन वो अब एक लाश में बदलने वाली है। अगर समय में उसे जलाया नहीं गया तो वो राक्षस बन जाएगी। पिगी बहुत घबरा गया और अब किसी भी तरह उसे बचाने की कोशिश में लग गया। सुमी को शक हुआ कि क्या उसकी शक्तियां सच में खत्म हो गई है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट के साथ एक भूतिया घर गई। वहाँ 3 आत्माएं थी, लेकिन सुमी उन्हें देख नहीं पा रही। उधर सुनोकॉन्ग ने सुमी से विदा लेने की सोची, लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात जोनाथन से हुई। सुनोकॉन्ग को जलन होने लगी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। उसने जाते जाते सुमी के पास अपनी वो टेडी बेयर छोड़ दी। जब सुमी ने ये देखा तो वो उसके पीछे दौड़ी और दोनों में फिर से बहस हो गई, लेकिन उन दोनों में से कोई भी अपने दिल के जज्बातों को मानने के लिए राजी नहीं। फिर जोनाथन ने सुमी को रात के खाने के लिए बुलाया। वहीं सुमी ने
उस बच्चे को देखा जो एग्रेड के चंगुल से भाग निकला था। जोनाथन भी चाहता है कि सुमी उसकी मदद करे। पता चला कि वो बच्चा अपनी बहन से बात करना चाहता है, लेकिन सुमी के पास अब वो शक्तियां नहीं रही। वही हुईचुल एग्रेड से बात करने पहुंचा और कहा कि बच्चों की आत्माओं को छोड़ दे, लेकिन एग्रेड ने साफ मना कर दिया। उसका कहना है कि बच्चों की दर्द से भरी असल जिंदगी से बेहतर है कि वे परी कथाओं की किताबों में खुश रहे। इधर पिगी को पता चला कि ज़ॉम्बी के सड़ने का कारण सुमी है। वो गुस्से में सुमी को ज़ॉम्बी के पास ले गया ताकि वो उसे खाकर जीवित रह सके, लेकिन आखिरी पल में हुईचुल आ गया और उसने देखा कि ज़ॉम्बी ने सुमी पर हमला नहीं किया, बल्कि वो डर के मारे उसकी गोद में जा सिमटी। तब जाकर सुमी को पता चला कि ज़ॉम्बी की इस हालत का कारण वही है और एग्रेड ने भी बच्चों की आत्माओं को छोड़ने से मना कर दिया। अब सुमी ने खुद एग्रेड का सामना करने का निश्चय किया। उसने किताबों की अलमारी में से वो किताब भी ढूंढ निकाली जिसमें उसकी आत्मा कैद है। वो किताब में घुस गई लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। उधर सुनोकॉन्ग भी एग्रेड से मिलने पहुंचा और पूछा कि आत्मा को कैसे मुक्त किया जा सकता है, मगर उसने बताने से इनकार कर दिया। उसने एग्रेड से कहा कि वो शुरू से ही एक दानव रही है जिससे सब नफरत करते हैं। एग्रेड गुस्से में धुआं बनकर गायब हो गई और सभी बच्चों की आत्माएं आजाद हो गई। सुमी ने अपने बचपन की आत्मा को फिर से पाया और तांग मोंग की शक्तियां वापस हासिल कर ली। उधर ज़ॉम्बी भी वापस से पहले जैसी हो गई और वही उस अकेले भाई को सुमी के असिस्टेंट ने गोद ले लिया। लाइब्रेरी में सुमी ने खुशी और भावुक होकर सुनोकॉन्ग को किस किया। फिर सुनोकॉन्ग उसका हाथ पकड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगा। अब उसे अपने प्यार को कायम रखने के लिए किसी भी गोल्डन ब्रेसलेट की जरूरत नहीं। उनका प्यार सच्चा, स्वतंत्र और अमर है। अब एक दिन हुईचुल और देसक कोरिया यूनिवर्सिटी में हैं, जहां उन्होंने साथ मिलकर ओलंपिक की मशाल जलाई। लोग दोनों तरफ से कतार में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और हुईचुल के पेट में चाकू मार दिया। खून बहने लगा और वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। सुमी ने जब यह खबर टीवी पर देखी तो वह हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि हुईचुल तो बहुत ताकतवर है, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। असिस्टेंट ने बताया कि हमला करने वाले पर किसी दुष्ट आत्मा का कब्जा था। असल में वो हमला देसक पर होने वाला था, लेकिन हुईचुल ने समय रहते देख लिया और देसक को बचाने के लिए सामने आ गया। हुईचुल की योजना थी कि वो अपनी वर्तमान पहचान को खत्म करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और इंसानों के बीच हमेशा के लिए रहेगा। बाद में ज़ॉम्बी सुमी से मिलने आई और उस दिन की घटना के लिए माफी मांगी जब वो सुमी को चोट पहुंचाने वाली थी, लेकिन सुमी दिल की बहुत अच्छी है। उसे वो ज़ॉम्बी लड़की बहुत प्यारी लगती है और वो चाहती है कि वो कभी गायब ना हो और एक अच्छा जीवन जिए। वही सुनोकॉन्ग जानता है कि ज़ॉम्बी का शरीर अब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और अगर वो ऐसे ही रही तो एक दिन मांस खाने वाली राक्षस बन जाएगी। ये सुनकर ज़ॉम्बी दुखी होती है और अब वो भी चाहती है कि एक दिन वो खुद ही गायब हो जाए, लेकिन उससे पहले वो अपने असली परिवार को ढूंढना चाहती है और उस इंसान को भी जिसने उसकी जान ली थी। उधर वेस्टलैंड में एक जगह पार्क बनने वाला था, लेकिन वहाँ एक पवित्र पेड़ है। कहा जाता है कि जो भी उसे काटने की कोशिश करता है उस पर मुसीबत आ जाती है। इसीलिए इस काम को पूरा करने वाले को 5 लाख वॉन का इनाम रखा गया। एक मजदूर सामने आया जिसने खतरा उठाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ द्वारा निगल लिया गया। इसी समय हुईचुल ने टीवी पर खुद के घायल होने की खबर देखी। सब लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं। वो भावुक होकर रोने लगा, ये सोचते हुए कि वो ऐसे तो नहीं मर सकता। लेकिन तभी कई महिलाएं सामने आई और कहने लगी कि उन्होंने हुईचुल के बच्चे को जन्म दिया है और अब उसकी संपत्ति चाहती है। मीडिया ने अफवाह उड़ाई कि सुमी उसकी प्रेमिका है। इन बातों से परेशान होकर हुईचुल ने तय किया कि अब उसे लौटना ही होगा ताकि वो इन अफवाहों को गलत साबित कर सके। वही सुमी, पिगी और ज़ॉम्बी मिलकर हुईचुल से मिलने अस्पताल पहुंचे। वो मजदूर जिसे पेड़ ने निगल लिया था अब वो शैतान के नियंत्रण में है और वो हुईचुल के कमरे के सामने खड़े होकर डायोन को घूर रहा है जो हुईचुल से मिलने आया है। सुमी और पिगी उसका पीछा करने लगे, जबकि ज़ॉम्बी अकेले अस्पताल के गैलरी में बैठी है। उसे नहीं पता है कि पास के कमरे में लेटी औरत उसकी सगी माँ है। जब ज़ॉम्बी ने उसे सामने से जाते हुए देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सुमी और पिगी शैतान को पकड़ नहीं सके और वापस लौट आए और वो सभी आपस में बातें करने लगे कि ये शैतान
दायान को मारने के लिए बार बार लोगों पर कब्जा कर रहा है। ये सुनकर हुईचुल ने अपने असिस्टेंट जियांग को दायान के बारे में पता लगाने को कहा। जियांग को पता चला दरअसल दायान की कंपनी उस जगह पर पार्क बनवाना चाहती है जहाँ पर वो पवित्र पेड़ है और उस पेड़ को काटने की कोशिश करने वालों पर मुसीबत आ रही है। वही मजदूर जो पेड़ काटना चाहता था अब वो शैतान के वश में है और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस समय वो पवित्र पेड़ के अंदर छिपा शैतान अचानक गायब हो गया। जाते जाते उसने कहा कि उसने हजारों साल तक इस जगह की रक्षा की है, अब देखना है कि इंसान क्या करते हैं। सुमी को ये सब समझ नहीं आया, क्या सच में कोई शैतान था? शैतान के जाने के बाद मजदूरों ने पेड़ काटा और उन्हें एक ताबूत मिला, लेकिन वो ताबूत खुल नहीं रहा। इधर ज़ॉम्बी लड़की हुईचुल से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची। उसकी माँ की देखभाल करने वाली ने ज़ॉम्बी को पहचान लिया और उसे उसके माँ के कमरे तक ले गई, जहाँ पर उसकी गुमशुदगी का पर्चा रखा हुआ था, जो कि उसकी माँ ने उसके खो जाने के बाद छपवाया था। वो खुश तो हो गई, लेकिन उसकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही। उसने तुरंत उन्हें फोन किया, लेकिन तब तक उसकी माँ को उन्हीं लोगों ने किडनैप कर लिया था जिन्हें ज़ॉम्बी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा गया था। उन्होंने उसे छत पर आने को कहा और फिर वहाँ से उसे धक्का दे दिया। नीचे गिरकर उसका शरीर खून से लथपथ था। तभी सुनोकॉन्ग भी अस्पताल से बाहर आया और उसने सुमी को फौरन गले से लगा लिया ताकि वो ये दृश्य देख ना सके। सुनोकॉन्ग को ज़ॉम्बी की हालत पर बहुत गुस्सा आया और वो छत पर गया ताकि उन दोनों बदमाशों को सजा दे सके। सुमी उसे रोकने पहुंची पर वो रुका नहीं। तभी अचानक उसके सीने पर तेज दर्द हुआ और मुंह से खून निकलने लगा। ऐसा लग रहा है कि वो बुरी तरह घायल हो गया है। सुमी और सुनोकॉन्ग दोनों डर गए। क्या वो भविष्यवाणी सच हो रही है जिसमें कहा गया था कि सुनोकॉन्ग की मौत तांग मोंग के हाथों होगी? सुमी रोती रही और तभी सुनोकॉन्ग वहां से गायब हो गया। वो दोनों गुंडे वहां से भाग गए, लेकिन ज़ॉम्बी की लाश कहीं नहीं थी। वे डर गए कि अब वो कहाँ गई। उधर हुईचुल को जब सुनोकॉन्ग के घायल होने की खबर मिली तो वो जरा भी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से पता था कि सिर्फ सुमी ही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इधर सुनोकॉन्ग ज़ॉम्बी को अपने घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। उसने पूछा कि सुमी कहाँ है। सुनोकॉन्ग ने गहरी सांस ली और कहा कि वो शायद बहुत डर गई होगी। फिर ज़ॉम्बी लड़की ने बताया कि उसे गुंडों से अपना असली नाम सेरा पता चला है और उसने ये भी कहा कि वो चाहती है कि उसे वाटर ग्रिम गुफा में दफनाया जाए। सुनोकॉन्ग उसकी इच्छा पूरी करने का वादा करता है, लेकिन इधर पिगी बहुत चिंतित है क्योंकि ज़ॉम्बी इतनी जल्दी नहीं मरते जब तक कि उन्हें आग में न जलाया जाए। जब पिगी नीचे आया तो उसने सामने ज़ॉम्बी को खड़े देखा और तुरंत उसे गले लगा लिया। उधर वो दोनों गुंडे दायोन को रिपोर्ट दे रहे हैं कि ज़ॉम्बी की लाश फिर गायब हो गई है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी को दायोन की फोन आई जिसमें उसने उसे मिलने बुलाया। ज़ॉम्बी बिना शक किए वहां पहुंच गई। दायोन ने कहा कि उसकी माँ एक कंटेनर में है। जब ज़ॉम्बी वहां पहुंची तो देखा कि अंदर एक ताबूत रखा है। तभी कंटेनर का दरवाजा बंद हो गया। असल में दायोन उसे ताबूत सहित समंदर में फेंकना चाहता है और तभी ज़ॉम्बी को ताबूत से एक ऊर्जा महसूस हुई। कुछ ही पल में वो एक काले चोगे वाली महिला में बदल गई और उन दोनों गुंडों को बेरहमी से मार डाला। दायोन वहां से भाग गया। असल में ज़ॉम्बी के शरीर पर एक प्राचीन महिला राक्षस असानो का कब्जा हो चुका है, जो 1000 साल पुराने पेड़ में बंद थी। वो कभी एक देवी थी, पर उसके बहुत ताकतवर होने के कारण उसे ताबूत में बंद कर दिया गया और अब वो मन को नियंत्रित कर सकती है और यहाँ तक कि ड्रैगन किंग को भी जगा सकती है, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब उसने ज़ॉम्बी की लाश पर कब्जा कर लिया है और अब वो सुमी की खून की तलाश में है ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सके। वो ज़ॉम्बी के शरीर का इस्तेमाल करके हुईचुल के घर तक आ गई। सुनोकॉन्ग और हुईचुल ने उसकी मौजूदगी भांप तो ली, लेकिन वो इतनी ताकतवर है कि उसे रोकना आसान नहीं। वो एक फूलों का गुलदस्ता लेकर सुमी के पास गई, जिसकी पंखुड़ियां अचानक धारदार ब्लेड में बदल गई और सुमी का खून टपकने लगा। सौभाग्य से सुनोकॉन्ग समय पर आ गया और गुलदस्ते को बाहर फेंक दिया, लेकिन असानो रुकी नहीं। वो बार बार सुमी के आसपास मंडराने लगी ताकि उसके शरीर पर कब्जा कर सके, जिससे कि वो सुनोकॉन्ग की नई मालिक बन सके। अब जब असानो की पहचान सबके सामने आ चुकी है तो उसने भी छुपने की कोशिश नहीं की। उसने साफ साफ कहा कि वो तांग मोंग के शरीर पर कब्जा करना चाहती है
और उसकी ताकत को हासिल करना चाहती है। ये कहते हुए उसने फूल की पंखुड़ियां उड़ाई और सुनोकॉन्ग को अपने जाल में फंसा लिया। सुनोकॉन्ग अपना होश खो बैठा और असानो के वश में आ गया। असल में असानो को पहले किसी ने धोखा दिया था। उसके पास ड्रैगन को जगाने की शक्ति थी, लेकिन राजा ने अपना वादा तोड़ दिया और उसे कैद कर दिया। अब वो सिर्फ एक सच्चे साथी की तलाश में है। जब उसने सुनोकॉन्ग की कलाई से वो सोने का कंगन हटाया तो वो बहुत खुश हुई, पर उसे ये नहीं मालूम था कि वो असली सुनोकॉन्ग नहीं बल्कि सिर्फ उसका एक रूप है। असली सुनोकॉन्ग पहले ही वहां से निकल चुका था। उधर हुईचुल ने सुमी को बताया कि ज़ॉम्बी अब एक खतरनाक महिला राक्षस के कब्जे में है। सुमी परेशान हो गई। सौभाग्य से असली सुनोकॉन्ग सही सलामत लौट आया। उसने बताया कि असानो की नफरत को शांत करने का एक ही तरीका है। वो अपना अधूरा विवाह पूरा करना चाहती है, लेकिन अब उसका लक्ष्य सुनोकॉन्ग बन चुका है। फिर भी वो तय करता है कि वो सुमी की रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। चूंकि असानो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थी, इसीलिए उसे इंसानी दुनिया में खुला नहीं छोड़ा जा सकता था। सोच विचार कर सुमी ने फैसला किया कि सुनोकॉन्ग और असानो की शादी करवाई जाए ताकि असानो की नफरत शांत हो सके। लेकिन इसी दौरान सुनोकॉन्ग ने सुमी को शादी का प्रस्ताव दिया और वादा किया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इससे सुमी भावुक हो गई। दूसरी ओर दायों ने देखा कि ताबूत और वो लड़की दोनों ही गायब है, तो उसने ताबूत की जांच शुरू की क्योंकि उसे ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प लग रहा है। वही असानो को रास्ते में 2 अजीब लोगों से सामना हुआ और वो उन्हें मार कर खा गई, पर वो खून उसकी पूरी शक्ति लौटाने के लिए काफी नहीं है और अब उसने हुईचुल और तांग मोंग पर कब्जा करने की योजना बनाई। इसी समय हुईचुल प्रिंसेस आयरन की पेंटिंग देखकर रो रहा था। वो जानता है कि इस जन्म में भी प्रिंसेस की किस्मत बहुत दर्दनाक रही। बारिश के कारण वो अपने बच्चे को लेने नहीं जा सकी और उसका बच्चा एक स्टूडेंट के हाथों मारा गया। हुईचुल अपने प्रिय को यूं तड़पते हुए नहीं देख पा रहा है। वो उसके दुखों को खत्म करना चाहता है। दरअसल प्रिंसेस आयरन एक परी हुआ करती थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने कुछ निर्दोष आत्माओं की जानें ले ली, जिसकी सजा के रूप में उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया और तभी से वो दुख में जी रही है। अब असानो भी इस मामले में रुचि लेने लगी। वो हुईचुल से एक सौदा करना चाहती है कि वो प्रिंसेस आयरन की मदद करेगी, बदले में उसे कुछ चाहिए। इसके लिए वो जनरल डोंग से मिलने गई। दरअसल असानो परिशिया नाम की एक सुंदर स्त्री की रक्षक थी, जो जनरल डोंग की छोटी बहन भी थी। एक हादसे के कारण परिशिया की आत्मा बिखर गई और सिर्फ एक हिस्सा बचा, जिसे असानो ने जनरल डोंग के शरीर में रख दिया। इस वजह से डोंग उस पर एहसानमंद है। अब असानो चाहती है कि जनरल डोंग उसकी मदद करे और वो हजारों साल पुराना धूपदान खोज कर लाए। जनरल डोंग ने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन वो नहीं जानता था कि असानो उसमें तांग मोंग का खून डालना चाहती है। जब वो धूपदान चुराने गए तो म्यूजियम के कैमरों ने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया और वो वीडियो दायोन के पास पहुंच गया। जब दायोन ने ज़ॉम्बी को देखा तो वो चौंक गया। इधर पिगी ने ज़ॉम्बी की मां को ढूंढ निकाला है। हालांकि ज़ॉम्बी असानो के वश में है, लेकिन जब वो पिगी को देखती तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती और कुछ समय के लिए ज़ॉम्बी ने खुद के ऊपर काबू वापस पा लिया। वहाँ हुईचुल अब प्रिंसेस की जगह लेने की तैयारी कर रहा है ताकि आगे आने वाले 99 बार के पुनर्जन्म की तकलीफ वो खुद झेल सके, और इसके लिए उसे असानो की मदद की जरूरत है। असानो ने चालाकी से धूपदान लाकर हुईचुल के सामने रख दिया और उसे फंसाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अगर तांग मोंग का खून उसमें गिरता है और उसका खून असानो के खून से मिल जाता है तो वो तांग मोंग पर कब्जा कर लेगी और फिर सुनोकॉन्ग से शादी कर सकती है। लेकिन जैसे ही असानो अपने मकसद को पूरा करने ही वाली थी, सुनोकॉन्ग समय पर पहुंच गया और उसे रोक दिया। तभी उसे समझ में आया कि तांग मोंग की शक्ति दरअसल असानो से ज्यादा है। तांग मोंग वो कर सकती है जो और कोई नहीं कर सकता। हुईचुल जिससे प्यार करता है वो उसे पुनर्जन्म की पीड़ा से मुक्ति दिला सकती है। अब हुईचुल को जहर का असर महसूस होने लगा। उसकी आंखें अंधी हो गई और अब उसे ठीक करने का एक ही उपाय है, जनरल डोंग की बहन परिशिया को बाहर लाना, क्योंकि सिर्फ वो ही उसकी आंखें ठीक कर सकती है। असानो ने इस हालात का फायदा उठाया और जनरल डोंग को आदेश दिया कि वो धूपदान को फिर से चुरा लाए। उसमें तांग मोंग का खून पहले से ही मौजूद है और अगर अब वो अपना खून उस पर मिला दे तो वो उसके शरीर पर कब्जा करके खुद तांग मोंग बन जाएगी। जनरल डोंग अब एक मुश्किल स्थिति में फंस चुका है। तभी असिस्टेंट जियांग हिमालय की कठिन पहाड़ियों को पार करके एक खास औषधि जड़ी बूटी वापस ले आई, जिससे कि आंखों का इलाज किया जा सकता है। इसी दौरान
परिशिया भी वहां पहुंची। जब सनोकॉन्ग ने उसकी खूबसूरती देखी तो उसकी तारीफ करने लगा। सुमी को इससे जलन हुई और तब सनोकॉन्ग ने उसे समझाया और गले लगाकर कहा कि वह हमेशा सिर्फ उसी से प्यार करेगा। यह सुनकर सुमी बहुत खुश हो गई और उसे एक घंटी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि ये कोई गुड लक का प्रतीक है, लेकिन असल में वो उनके अभागे होने की आवाज है। उस रात जब जनरल डोंग के शरीर के एक हिस्से में समाई उसकी छोटी बहन परिशिया सो गई, तब जनरल ने अपने शरीर पर दोबारा नियंत्रण पा लिया और धूपदान चुराने की योजना बनाई। जब वो धूपदान ले आया तो असानो ने उसमें अपना खून डाल दिया ताकि अगली बार जब आत्माएं अदल बदल हो तो वो सुमी का शरीर ले ले। उसी वक्त सुमी गहरी नींद में थी और उसने एक सपना देखा। सपने में उसने हजारों साल पहले असानो के जीवन को महसूस किया, जब वो एक शक्तिशाली संत थी जो एक राजा से शादी करने जा रही थी। शादी में उसने राजा के लिए ड्रैगन को बुलाने की तैयारी भी की। जब सुमी जागी तो वो चौंक गई। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आत्मा और असानो की आत्मा धीरे धीरे बदल रही है। अगर धूपदान चलता रहा तो असानो उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। फिर असानो ने हुइचुल के घर जाकर बहुत विनम्र बनने का दिखावा किया। उसने सुमी और सुनोकॉन्ग से अनुरोध किया कि ज़ॉम्बी के शरीर को जला दिया जाए, लेकिन उसका असली इरादा ये था कि जब वह पूरी तरह सुमी के शरीर पर कब्जा कर लेगी तब वो ज़ॉम्बी के शरीर को खत्म कर देगी ताकि उसे कोई पहचान ना सके। योजना काम कर गई। सुमी को भी अजीब अनुभव होने लगा। उसे अब भविष्य दिखाई देने लगा है। वो हादसों का अंदाजा लगाने लगी। सुनोकॉन्ग को ये शक्तियां संदिग्ध लगी और उसे शक हुआ कि ये किसी राक्षसी ताकत की वजह से हो रहा है, लेकिन सुमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इसे फायदेमंद मानती है। रात को परिशिया ने हुइचुल की इलाज में मदद की, मगर उसने देखा कि धूपदान के डब्बे पर खरोच लगी है। जब उसने उसे खोला तो पाया कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। उसका भाई जनरल डोंग धूपदान ले गया है। वो चौंक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई गलत लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन सुनोकॉन्ग और बाकी लोगों को अब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सुनोकॉन्ग तो सुमी से अपनी शादी का इंतजार कर रहा है। तभी पिगी ने गलती से असानो और जनरल डोंग को बातें करते हुए देख लिया और उसे धूपदान की खुशबू भी आई, मगर असानो चालाक थी। उसने ज़ॉम्बी का रूप लेकर पिगी को धोखा दे दिया। इसके बाद वो दायोन के स्कूल गई। जब दायोन ने ज़ॉम्बी का चेहरा देखा तो वह डर गया, लेकिन फिर सामान्य बनने की कोशिश की और पढ़ाना जारी रखा। उधर सुमी ने सपना देखा कि वो लाल जोड़े में शादी की तैयारी कर रही है, लेकिन उसने पास से एक ताबूत भी देखा। पास खड़े नौकर ने ठंडी आवाज में कहा कि वही उसकी मंजिल है। सुमी चौंक कर जाग गई। असल में असानो की यादें धीरे धीरे उसके दिमाग में समा रही है। उसी समय हुइचुल के असिस्टेंट को पता चल गया कि धूपदान गायब है। सब हैरान रह गए और शक किया कि शायद जनरल डोंग ने ही उसे चुराया है। अब असानो ने अगली चाल चली। उसने सुमी की आत्मा को अलग कर दिया और कहा कि जो घंटी उसने सुनी है वो प्यार की नहीं बल्कि मौत की घंटी है। दोनों में से एक को मरना होगा। सुमी ना तो खुद मरना चाहती है, ना ही सुनोकॉन्ग को मरते हुए देखना चाहती है। इसीलिए उसने खुद को ताबूत में बंद कर हजारों साल की नींद स्वीकार कर ली और मदद के लिए सुनोकॉन्ग का नाम नहीं पुकारा। असानो बहुत खुश हो गई। वो सुमी के शरीर में जागी और अब वो उसकी आत्मा पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी है। वो सुमी की जिंदगी जी रही है और सुनोकॉन्ग से शादी कर सकती है। हालांकि सुनोकॉन्ग पहले ही समझ चुका था कि सुमी के शरीर में अब असानो है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए वो अनजान बनने का नाटक करता रहा। असानो सुनोकॉन्ग के करीब आना चाहती है, लेकिन वो बचता रहा। वो लगातार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। तभी असानो के पास रखा धूपदान नीली रोशनी छोड़ने लगा। जनरल डोंग ने देखा और उसे असानो की वो बात याद आई कि अगर नीली रोशनी निकले तो धूपदान तोड़ देना चाहिए ताकि सुमी की आत्मा दोबारा वापस ना आ सके। जनरल डोंग बहुत घबराया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। वहीं हुइचुल और बाकी सभी जनरल को ढूंढ रहे हैं ताकि धूपदान वापस ला सके, लेकिन असानो पीछे हटने को तैयार नहीं। वो उनके घर में ही रुकी रही और शादी की बात करने लगी। वो उसी रात सुनोकॉन्ग के साथ गुजारना चाहती है। वहीं हुइचुल, पिगी और बाकी सभी जानते हैं कि उनके सामने असली सुमी नहीं है बल्कि असानो भेष बदल कर खड़ी है। इसीलिए सबने मिलकर योजना बनाई कि किसी तरह असानो को परेशान करे ताकि वो सुनोकॉन्ग के साथ अकेली न रह सके। लेकिन असानो कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वो 1000 साल पुरानी देवी है और वो इतनी आसानी से किसी की चाल में नहीं फंसने वाली। असानो बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने सुनोकॉन्ग को ठंडी नजरों से देखा,
फिर वाइन की ग्लास तोड़कर उसके टुकड़े से अपने गले पर चोट की। फिर उसने कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को और सुमी को खत्म कर दूंगी। ये सुनकर सोनोकॉन्ग कुछ कर ही नहीं पाया, बस चुपचाप उसकी बातें सुनी। असानो धीरे धीरे सुमी के पूरे जीवन को अपने कब्जे में ले रही है। उसने पहनावा भी बदल दिया। उसे रंग बिरंगे और चमकदार कपड़े पसंद है। खास तौर पर वो शॉपिंग मॉल गई और वहाँ महंगे कपड़े खरीद दिए। उसने दुकानदार को अपनी ताकत के वश में कर लिया ताकि पैसे ना देने पड़े, लेकिन सोनोकॉन्ग ने उसकी चाल पहचान ली और उसके जादू को खत्म कर दिया। अब असानो को मजबूरी में पुराने कपड़े पहनकर शर्मिंदा होकर वहाँ से जाना पड़ा। असानो को समझ आ गया कि सोनोकॉन्ग ने कोई चाल चली है और वो गुस्से में उसे मिलने गई, लेकिन सोनोकॉन्ग ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसमें असानो के लिए कोई सम्मान नहीं। फिर भी असानो को पूरा भरोसा है कि वो सोनोकॉन्ग को अपने प्यार में फंसा लेगी और उससे शादी कर लेगी, लेकिन सोनोकॉन्ग इतनी आसानी से उसे सब कुछ हासिल करने नहीं देगा। अब उसने नई योजना बनाई और सुमी के रिश्तेदारों को बुलाया जो उससे पैसों की मांग करने लगे। यहाँ तक कि जोनाथन भी, जो कोरिया छोड़कर जा चुका था, वापस लौट आया। इतने सारे रिश्तेदारों और जिम्मेदारियों को देखकर असानो परेशान हो गई। उसे समझ में आ गया कि इंसानों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। उधर सोनोकॉन्ग जनरल डोंग को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहता है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो जादू से परिशिया को बाहर लाना चाहता है। परिशिया, जो जनरल डोंग के शरीर में ही बसती है, वो भी कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती कि उसका भाई कोई गलती करे, इसीलिए परिशिया ने खुद को उसके शरीर से अलग कर दिया और ऐसा करते ही वो हमेशा के लिए गायब हो गई। यानी कि उसने अपने भाई को गलत रास्ते पर जाने से बचाने के लिए खुद की आहुति दे दी। जनरल डोंग बहुत दुखी होकर अपनी बहन को जाते हुए देखता रहा। अब परिशिया के चले जाने से जनरल डोंग और असानो के बीच हुआ समझौता टूट चुका है। फिर सोनोकॉन्ग को वो धूपदान वापस मिल गया। परिशिया ने जाते जाते हुईचुल को अपनी आंखें भी दे दी। जनरल डोंग ने सोनोकॉन्ग को बताया कि जब तक तुम सुमी और असानो के सपने को नहीं तोड़ोगे, उनकी आत्माएं वापस नहीं लौटेगी। इसीलिए सोनोकॉन्ग पानी में नींद की गोली मिलाकर पी गया और फिर असानो को जबरदस्ती चूम लिया, जिससे कि उस पर भी दवा का असर हो गया और वो सो गई। अब इधर हुईचुल असानो पर नजर रख रहा है, जबकि सोनोकॉन्ग सुमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आखिरकार सभी की मदद से सुमी को बचा लिया गया। इसी दौरान हुईचुल आया और उसने देखा कि असानो ताबूत में जाने वाली है। वो घबरा गई और उसने राजकुमारी आयरान के बच्चे के बारे में बताया, जो अभी जिंदा है। असानो ने समझाया कि सोनोकॉन्ग ने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी है, इसीलिए वो अब गहरी नींद में है। उस समय वो एक सपना देख रहा था जिसमें एक सफेद कपड़े वाली महिला बच्चे को पकड़े हुए कह रही है कि ये बच्चा तांग मोंग का पुनर्जन्म है और सोनोकॉन्ग को उसकी देखभाल करनी होगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब वो नींद से जागा तो देखा कि सुमी उसके हाथ से गोल्डन ब्रेसलेट उतारने की कोशिश कर रही है। उसने तुरंत उसे रोक दिया। फिर दोनों में बहस हो गई और गुस्से में पास की कांच की बोतल टूट गई। सुमी चौंक गई। उसे समझ में आया कि अब उसमें कांच तोड़ने की ताकत भी आ गई है। शायद असानो की ताकत अभी उसके शरीर में है। इसी बीच बाहर एक सफेद बगुला खड़ा है। सोनोकॉन्ग सोचने लगा, क्या ये बगुला उसी महिला का रूप है जिसे उसने सपने में देखा था? और फिर आश्चर्य की बात हुई कि बगुला ने एक बच्चे को लेकर सोनोकॉन्ग को सौंप दिया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था उस बच्चे को हुईचुल के पास छोड़ने के अलावा। जब उन्होंने बच्चे के कंबल पर लिखे पते को देखा तो सोनोकॉन्ग और सुमी उस पते पर पहुंच गए। वहाँ एक मुस्कुराती हुई महिला मिली जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसने सुमी को प्यार से देखा। पता चला कि वही महिला सफेद क्रेन थी और सपने में जो बच्ची उसकी गोद में थी वो सुमी थी, जो 20 साल पहले पैदा हुई थी। उसका भाग्य पहले से ही तय था। वो तांग मोंग के रूप में जन्मी थी ताकि लोगों की मदद कर सके। उसके जन्म के बाद ही बहुत सारी बीमारियां अचानक गायब हो गई। ये बात सुनकर सुमी बहुत भावुक हो गई। उसे हमेशा लगता था कि वह बदकिस्मत है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि वो दूसरों को बचाने के लिए जन्मी है। ये जानकर वो बहुत खुश हुई। सोनोकॉन्ग अब भी सफेद क्रेन की असली पहचान को लेकर शक में था, इसीलिए वो चुपचाप दोबारा उसके पास गया और सच्चाई पूछी। सफेद क्रेन ने उसकी आंखों में देखा और बताया कि जब धरती पर अराजकता फैली थी तब स्वर्ग से सिर्फ तांग मोंग को नहीं भेजा गया, बल्कि वो खुद यानी सफेद क्रेन भी उसके साथ धरती पर आई और उसकी रक्षा की। फिर उसने सोनोकॉन्ग को बताया कि जल्दी ही एक राक्षस सुमी के शरीर पर हावी हो जाएगा और तब दुनिया को बचाने के लिए सोनोकॉन्ग को अपनी तलवार से सुमी को मारना होगा।
यही तांग मोंग का भाग्य है। उसने सुनोकॉन्ग से कहा कि अगर ऐसा समय आए तो वो बिना झिझक सुमी को मार दे। इसके बाद हम असानो को दायान के घर पर देखते हैं। दायान को भी असानो में दिलचस्पी है और वो उसकी शक्तियों को परखना चाहता है। असानो ने दायान के घर में ही किसी को मारकर साबित कर दिया कि उसमें रहस्यमय शक्तियां हैं। दायान खुश हो गया क्योंकि वो उसकी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी शोहरत बढ़ाना चाहता है और राजनीति में आना चाहता है। अब असानो को भी आत्मविश्वास आ गया। वो सुनोकॉन्ग से मिला और बोला कि वो कभी हार नहीं मानेगी। सुनोकॉन्ग ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन जानता है कि असानो बहुत खतरनाक है। असानो ने हुईचुल को बताया कि वो बच्चा जो कि राजकुमारी आयरन का था मरा नहीं है। वो बच्चा अब स्वर्ग के चक्र में इस्तेमाल हो रहा है। ये सुनकर हुईचुल बहुत नाराज होता है और उससे कहता है कि सच का पता लगाने के लिए वो असानो की रक्षा करेगा। कुछ समय बाद दायान ओसानो की मदद से राजनीति में आ गया और मशहूर बन गया, लेकिन अब वो राजा बनना चाहता है। ओसानो ने कहा कि अगर उसके पास सुमी की शक्तियां हो तो वो राजा बन सकता है। इसीलिए असानो ने कि सुमी और दायान एक दूसरे के पास से गुजर सके। जब दोनों मिले तो अचानक अंधेरा छा गया, बिजली कड़कने लगी और सब तरफ तबाही नजर आ रहा था। तभी सुमी को एहसास हुआ कि दायान ही वो है जो शैतान बनकर दुनिया को खत्म करेगा। इसी दौरान स्वर्ग से एक दिव्य तलवार मिली जिसके इस्तेमाल से सुनोकॉन्ग सुमी को मारेगा। सुनोकॉन्ग ने तलवार जल्दी से अपने कब्जे में कर ली और फिर वो तलवार एक चट्टान में फंसा दी और उसे मिट्टी से ढक दिया ताकि वो दुनिया के नजरों से गायब हो जाए। सुमी को अचानक एहसास हुआ कि दुनिया अब खत्म होने वाली है। उसे लगा कि कोई बड़ा राक्षस आने वाला है। उसने हुईचुल को इस बारे में बताया, लेकिन वो चिंतित नहीं था क्योंकि उसे सब पहले से पता था। फिर आकाश में कुछ अजीब हुआ कि सुमी को जिस मिशन से भेजा गया है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। बातचीत करते हुए सुमी को भविष्य का एक धुंधला दृश्य दिखा। उसने हुईचुल को घुटनों पर रोते हुए देखा, जैसे किसी की मौत से वो टूटा हुआ हो। ये देखकर वो हैरान रह गई। उसे दायान की पहली मुलाकात याद आई। तब उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और उसे बहुत बुरा महसूस हुआ था। अब उसे समझ में आया कि ये सब स्वर्ग की योजना है। उसे अपनी जान देकर सभी राक्षसों को खत्म करना है और जब सुनोकॉन्ग उसे मारेगा तब उसका गोल्डन ब्रेसलेट का चक्र भी खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ असानो और दायान ने एक नई चाल चली। उन्होंने एक लावारिस लाश ली, उसे ताबूत में रखकर मिट्टी से ढका और उस पर भैंसे का खून डाला। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां हिलने लगी। असानो शैतानी हंसी हंसने लगी। वो उस लाश को हुईचुल के बेटे की तरह पेश करना चाहती है ताकि वो महाविनाश को रोक सके और बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर सके। दूसरी तरफ सुनोकॉन्ग ने इंसानों की दुनिया में अपनी मौजूदगी रखने का निर्णय लिया। कंपनी में देसक ने उसे एक बड़ा पद दिया और एमसन ग्रुप का असली मालिक बना दिया। इससे व्यापार जगत में हंगामा मच गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एमसन ग्रुप में इतने होशियार लोग होंगे। बड़ा असर डालने के लिए सुनोकॉन्ग ने एक बहुत कीमती और सबसे ऊंची बिल्डिंग खरीद ली। कुछ ही समय में वह व्यापार की दुनिया में मशहूर हो गया। उसकी ये लोकप्रियता दायान के ध्यान में भी आई और उसने सुनोकॉन्ग से मिलने की तैयारी शुरू कर दी। इधर असानो अस्पताल में ज़ॉम्बी की माँ के साथ है। पिगी भी सामने बैठा है, लेकिन वो जानता है कि ज़ॉम्बी अब कभी नहीं लौटेगी। मगर असानो बहुत चालाक है। उसने भावुक होकर पिगी से कहा कि वो हुईचुल के पास ये स्पिरिट स्टोन रख दे क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। पहले तो पिगी ने मना कर दिया, लेकिन जब असानो ने कहा कि वो ज़ॉम्बी को वापस लाने का वादा करती है तो वो मान गया। जैसे ही पिगी ने स्पिरिट स्टोन हुईचुल के पास रखी, उसे डरावने सपने आने लगे जिनमें लोग मारे जा रहे हैं और हुईचुल का स्पिरिट स्टोन लेकर उस युवक के शरीर में डाल दिया ताकि वो जीवित हो जाए और एक असली राक्षस बन सके। स्वर्ग में भी पता चल गया है कि एक राक्षस धरती पर आ गया है जो इंसानों की आत्मा चूसता है। यहाँ तक कि हुईचुल को भी नहीं पता कि ये उसी के स्पिरिट स्टोन की वजह से हो रही है। सुनोकॉन्ग अब सुमी से मिलने गया और उसे बताया कि वो जानबूझकर अपनी दौलत का दिखावा कर रहा है ताकि वो उस व्यक्ति को आकर्षित कर सके जो कि आगे चलकर राक्षस बनेगा। तभी सुमी ने एक दृश्य देखा। उसने दोयान और असानो को एक सुनसान जगह पर कुछ गुप्त अनुष्ठान करते हुए देखा। उसे समझ आ गया कि दायान भरोसे के लायक नहीं है। उसी वक्त उसे आत्मा चूसने वाले राक्षस की खबर मिली। राक्षस को बाहर लाने के लिए सुमी ने अपने हाथों को काट लिया। खून की गंध से वो युवक आकर्षित हुआ। वही हुईचुल
पहले से तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने युवक को देखा उसे अपनी ही ऊर्जा उसमें महसूस हुई। वो हैरान रह गया और उसे लगा कि वो युवक उसका बेटा है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कर पाया। तभी सुनोकॉन्ग सही समय पर आ गया, जिससे कि वो युवक भाग गया। फिर उसने हुईचुल को शांत रहने को कहा। हुईचुल अपनी बेटी की तलाश में पागल हो गया था और अपना गुस्सा सुबोरी पर निकालने लगा। वो उसे चोट पहुंचाने ही वाला था कि उसकी असिस्टेंट जियोंग उसे बचाने के लिए बीच में आ गई और हुईचुल के वार से मारी गई। ये सब बिल्कुल वैसा था जैसा सुमी ने अपने भविष्य दर्शन में देखा था। हुईचुल बहुत दुखी होकर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। सुबोर डर गया कि कहीं हुईचुल अपना नियंत्रण न खो दे, तो उसने उसे बता दिया कि उसका बेटा अब भी जिंदा है। और तब हमें पता चलता है कि ये सब एक नाटक था ताकि सुबोरी से सच उगलवाया जा सके। उधर डोयान की ताकत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके पास अब भी एक बड़ा राज है, उसके परिवार से जापान के पुराने संबंध। और अगर ये बात बाहर आ गई तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। इसीलिए उसने असानो के साथ मिलकर अपने रास्ते के हर दुश्मन को हटा दिया। लेकिन एक दिन वो उन लोगों से टकरा गया जिन्हें उसने मरवाया था और सोचा था कि वो खत्म हो गए हैं। डोयान बुरी तरह डर गया। तब सुनोकॉन्ग उसे मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। डोयान चौंक गया। असल में सुनोकॉन्ग जानता है कि असानो ब्लैक ड्रैगन को बुलावा दे रही है, जो कि एक खतरनाक राक्षस है। अगर वो ड्रैगन धरती पर आ गया और किसी बुरे इंसान को अपना मालिक बना लिया तो दुनिया का अंत हो जाएगा, जैसा सुमी ने देखा था। दायोन एक निर्दयी और क्रूर इंसान है। सुनोकॉन्ग की योजना है कि जब वो ड्रैगन दायोन के शरीर में आएगा तो वह मौका पर उसे खत्म कर देगा। वही हुईचुल को इस ड्रैगन की ताकत से डर लगता है, क्योंकि वो उसे पहले भी हार चुका है और इसीलिए अब वो सावधान हो गया है। एक रात सुमी ने सुनोकॉन्ग को फोन करके बुलाया और अजीब सी बातें कहने लगी। उसने कहा कि वो क्रिस्टल को आसमान में रखे और ईल मछलियों को पहाड़ की तरह जमा दे। सुनोकॉन्ग उसकी ये बातें सुनकर चुप रह गया। दरअसल सुमी नशे में थी, वो बहुत डर गई है। उसे डर है कि कहीं ये दुनिया खत्म ना हो जाए या सुनोकॉन्ग को कुछ ना हो जाए। उधर हुईचुल को भी जब पता चला कि सुनोकॉन्ग ब्लैक ड्रैगन का सामना करने वाला है तो वो उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो गया। हालांकि हुईचुल और सुनोकॉन्ग दुश्मन थे और जब भी मिलते उनमें बहस जरूर होती थी। फिर भी जब सुनोकॉन्ग आसपास नहीं होता तो हुईचुल को अपना घर सूना सा और उदास सा लगता है। सुनोकॉन्ग के साथ मिलकर काम करने के लिए हुईचुल ने एक सुनहरा हेडबैंड खरीदा। अगर कोई उसकी बात न माने तो कंगन पहनने वाले को तेज दर्द होता है। फिर उसने अपना असिस्टेंट जोंग को उसे पहनने को कहा, लेकिन जोंग ने मना कर दिया और इससे हुईचुल के सर में तेज दर्द होने लगा। ये देखकर जोंग ने जल्दी से वो हेडबैंड उतार दिया, लेकिन हैरानी की बात है कि वो हेडबैंड का असर जोंग पर बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो खुद ब खुद नीचे भी गिर गया। इसका मतलब कि जोंग पूरी तरह से हुईचुल के लिए वफादार है, इसीलिए उस हेडबैंड का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वही हुईचुल ने गुस्से में कहा कि उसने शायद कोई नकली हेडबैंड खरीद लिया है। उधर सुमी ने देखा कि राजनीति में जो लोग दायोन के विरोधी हैं, वो एक एक करके मरते जा रहे हैं। उसे यकीन है कि ये सब असानो और दायोन ने मिलकर किया है। वो उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन असानो ने उसकी बात नहीं मानी। तभी सुमी ने उसका हाथ पकड़ा और तभी उसे सच्चाई पता चली कि दरअसल ज़ॉम्बी की हत्या दायोंग ने ही की है। ये जानकर सुमी को गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया कि वह दायोंग को बुराई करने से रोकेगी। जनरल डोंग ने सबको बताया कि असानो को उस खतरनाक ब्लैक ड्रैगन को बुलाने के लिए एक माध्यम या कंडक्टर की जरूरत है। ये ऐसा था जैसे दुनिया के विनाश के लिए घंटी बजाना। कहा जाता है कि अगर ड्रैगन की तलवार हाथ लग गई तो वो दुनिया पर राज कर सकता है। इसी बीच दायोन ने कोरियन फाउंडेशन की 100वीं वर्षगांठ पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। समारोह में जब दायोंग मंच पर आया तो उसे लग रहा था कि वो निश्चित रूप से राजा बन जाएगा, लेकिन तभी मीडिया ने एक बड़ा खुलासा कर दिया कि दायोंग का परिवार जापान से जुड़ा है। ये खबर सुनकर वो गुस्से से भर गया। सुमी ने भी यह खबर देखी और उसे शक हुआ कि इसमें सुनोकॉन्ग का हाथ हो सकता है। उसने हुईचुल से भी पूछा, लेकिन उसने कुछ साफ नहीं बताया। बाद में जब सुमी ने सबको बताया कि ज़ॉम्बी की हत्या दायोन ने की है तो सब दंग रह गए। सुमी ने ठान लिया कि अब वो खुद उस राक्षस को पकड़ेगी। हुईचुल के पास और कोई चारा नहीं था। उसने सुमी को दायोंग की पार्टी में जाने की इजाजत दे दी। पार्टी में सुमी ने सुनोकॉन्ग को बताया कि दायोन ही ज़ॉम्बी का हत्यारा है और यहाँ असानो अस्पताल में ज़ॉम्बी की माँ से मिलने गई, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी माँ मर चुकी है तो वह वापस लौटने लगी। उसी वक्त
उसकी मुलाकात पिगी से हुई और वो फूट फूट कर रो पड़ी। पिगी ने उसे गले लगाया और दिलासा दिया। वो असानो का अतीत समझना चाहता है और चाहता है कि असानो अब सही रास्ता अपनाए ताकि वो ज़ॉम्बी के शरीर की रक्षा कर सके। असल में असानो कभी एक देवी थी जिसके पास पवित्र शक्तियाँ थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ चुकी है। अब उसमें सिर्फ ब्लैक ड्रैगन को बुलाने की ताकत बची है, बाकी सभी शक्तियाँ खो चुकी है। दूसरी ओर विचुअल सोच में पड़ गया कि जॉन ने आसानी से उसका सुनहरा हेडबैंड कैसे हटा दिया। ये सोचते सोचते उसे समझ आया कि जॉन्ग ने कभी भी उस सुनहरे हेडबैंड का विरोध नहीं किया, इसीलिए वो उस पर असर नहीं कर पाया। और यही बात सुनोकॉन्ग पर भी लागू हो सकती है, क्योंकि पहले सुनोकॉन्ग उस गोल्डन ब्रेसलेट का विरोध कर रहा था, इसीलिए उसने उसके दिल को जकड़े रखा। लेकिन अब वो उस ब्रेसलेट को मात दे चुका है। उसका सुमी के प्रति प्यार सच्चा है, जो किसी भी बंधन को नहीं मानता। उसने खुद ही वो ब्रेसलेट उतार दिया और दूर से प्यार भरी नजरों से सुमी को देखने लगा। सुनोकॉन्ग को पूरा यकीन है कि अगर वो इस गोल्डन ब्रेसलेट को हरा सका है तो वो ब्लैक ड्रैगन को भी हरा देगा, चाहे दुनिया खत्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं मिटेगा। सुमी और सुनोकॉन्ग ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी और दोनों ने एक साथ प्यार भरी रात बिताई। सुमी ने कहा कि वो सुनोकॉन्ग से प्यार करती है। सुनोकॉन्ग ने उसका हाथ चूमकर उसकी बातों को महसूस किया। दोनों चाहते हैं कि ये पल हमेशा के लिए रुक जाए। इधर पिगी को पता चल गया कि दायान ने ही ज़ॉम्बी को मारा था। वो गुस्से में दायान को ढूंढने निकला ताकि बदला ले सके। वाइचुल को डर है कि पिगी कहीं दायान को मार न दे, इसीलिए वो उसे रोकने गया। सबके सामने दायान ने अपनी गलती मानने का नाटक किया ताकि सब भ्रमित हो जाए। हुईचोल भी दायान से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पिगी को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगा। बाहर जाते समय वो असानो से टकरा गया। पिगी ने उसकी शक्ल देखी, जो अब ज़ॉम्बी जैसे नहीं लग रही थी। वो अंदर से टूट गया। इस बीच दायान ने सुमी में दिलचस्पी दिखाई और उसे मिलने उसकी कंपनी गया। सुमी ने साफ साफ कहा कि उसे उसकी शक्तियों के बारे में सब पता है, वही इस दुनिया को खत्म करेगा। दायान ने घमंड से देखा, लेकिन सुमी ने उसे वहां से जाने को कह दिया। गुस्से में आकर दायान ने उसका कंधा पकड़ लिया। जैसे ही उसने सुमी को छुआ, उनके सामने एक डरावना दृश्य आ गया। तालाब के नीचे एक ब्लैक ड्रैगन अपनी लाल आंखें खोल रहा है। सुमी डर गई। क्या वो इस ड्रैगन को जगने से रोक पाएंगे? दायान ने भी ये दृश्य सुमी के जरिए देखा। अब वो ड्रैगन को जगाकर दुनिया का राजा बनना चाहता है। उधर स्वर्ग के दूत ने हुईचुल को एक मिशन दिया कि अगर वो तलवार ढूंढ ले जो सुनोकॉन्ग ने छिपाई है, तो वो उसे भगवान बना देगा। हुईचुल अपने दोस्त को धोखा तो नहीं देना चाहता, पर भगवान बनने की उसकी चाह में उसने हाँ कर दी। हुईचुल को पता था कि वो तलवार उसने अपनी जादुई गुफा में छुपाई होगी, मगर उसके अंदर जाना इतना आसान नहीं। इसीलिए वो जादुई दुकान में गया ताकि कोई तरकीब निकाल सके उस गुफा में घुसने के लिए। और वहीं उसे पता चला कि पिगी यहाँ से एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली लाइटर खरीद कर ले गया है। असानो को ये देखकर शक हुआ और वो उसके पीछे गई। उसने पिगी से कहा कि जब तक वो ज़ॉम्बी के शरीर के अंदर है, पिगी उसे जला नहीं सकता। गुस्से में पिगी ने उसे शैतान कह दिया, जैसे असानो ने गुस्से में आकर उसी लाइटर से पिगी को जला दिया। तभी एलिस के शरीर के अंदर व्हाइट ड्रैगन हॉर्स वहां आई और पिगी को जलते देख वो रो पड़ी। वो दौड़कर आग बुझाने में लग गई, अपनी जान की परवाह किए बिना। चूंकि उसके अंदर एक व्हाइट ड्रैगन हॉर्स की आत्मा थी, इसीलिए खुद को जलाकर भी उसने पिगी को बचा लिया। उधर सुनोकॉन्ग घाटी की रक्षा की तैयारी कर रहा है ताकि वो ब्लैक ड्रैगन को हराकर सुमी को बचा सके। उधर सुमी ने जनरल डोंग से कहा कि वो उसे व्हाइट क्रेन के पास ले चले, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि व्हाइट क्रेन मर चुकी है। गांव जाकर जब उसे व्हाइट क्रेन कहीं नहीं दिखी, तो वो सुबोरी से सच्चाई पूछने गई। सुबोरी ने उसे सारा सच बता दिया। सुमी दुनिया को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन स्वर्ग के दूतों ने असानो को रोकने का फैसला किया। असानो और दायान ने मिलकर ब्लैक ड्रैगन को बुलाने का अनुष्ठान शुरू कर दिया। असानो के खून की कुछ बूंद नदी में घुलने के बाद ही आसमान के बादलों ने करवट लेना शुरू कर दिया। अब ब्लैक ड्रैगन किसी भी वक्त जग सकता है। सुनोकॉन्ग ये देखकर डर गया और सुमी को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग के दूतों ने उसे रोक लिया। इसी बीच सुमी असानो के पास पहुंच गई, क्योंकि अब वही इसे रोक सकती है। जनरल डोंग ने असानो को दूर ढकेल दिया और सुमी दायान से निपटने की योजना बना ही रही थी कि दायान उसे रोकने के लिए तलवार उसके आर पार कर दिया। सुमी का खून नदी में गिरते ही तांग मोंग का खून सूंघकर ब्लैक ड्रैगन पानी से बाहर निकल आया। वो बहुत ताकतवर था, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता।
सुनोकॉन्ग अब रुक नहीं सकता। उसने पूरी ताकत लगाकर स्वर्ग के दूतों के नियंत्रण से भाग निकला और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर ब्लैक ड्रैगन को उस वक्त के लिए हरा दिया। फिर वो सुमी को लेकर अपनी गुफा पहुंचा, लेकिन सुमी अब जीवित नहीं है। वो उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। इधर ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह मरा नहीं है, सिर्फ कुछ समय के लिए पीछे हटा है। जनरल डोंग भी लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो गया। सुनोकॉन्ग ने सुमी के शरीर को सुरक्षित रखा और वो दिव्य तलवार लेकर ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए निकल पड़ा। आखिरकार उसने उस दिव्य तलवार और गोल्डन ब्रेसलेट की मदद से ब्लैक ड्रैगन को मार डाला, लेकिन खुद जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सुमी की मौत के बाद सुनोकॉन्ग बहुत उदास रहने लगा। दुनिया वैसे तो चल रही थी, लेकिन सुनोकॉन्ग के लिए नहीं। जिसने कभी उसे दिल खोलकर हंसना सिखाया था, अब वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। हुईचुल ने देखा कि सुनोकॉन्ग हमेशा अपनी गुफा में अकेला रहता है, इसीलिए उसने कुछ बच्चों को बुलाया ताकि वो उसे हंसा सके और दोबारा इंसानों की दुनिया में लौटा सके। लेकिन सुनोकॉन्ग किसी से मिलने को तैयार नहीं। उसे मनाना नामुमकिन है। सुबोरी और हुईचुल दोनों चिंता में पड़ गए। जब सुनोकॉन्ग ने ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई की थी, तब उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। वो तो मर ही जाता, लेकिन उस सुनहरे ब्रेसलेट ने, जिसने उसके दिल को जकड़ कर रखा था, उसने उसकी जान बचा ली। अगर सब कुछ सही रहता तो वो अब तक स्वर्ग लौट गया होता, लेकिन उसके हालात देखकर लग रहा है कि फिलहाल वो वहां लौटने के लायक नहीं रहा। उसके वहां जाने से शायद मुसीबतें और आ जाए। इसीलिए सुबोरी ने एक बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वो सुमी को सिर्फ एक दिन के लिए सुमी को इंसानी दुनिया में लौटने देगा, ताकि वो खुद सुनोकॉन्ग के हाथ से वो गोल्डन ब्रेसलेट उतार सके। सुमी जब गुफा में पहुंची, सुनोकॉन्ग ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ब्लैक ड्रैगन से हुई उस तकरार में सुनोकॉन्ग के भीतर ठहरी सुमी की सारी यादें बिखर चुकी है। सुमी के लिए ये पल बहुत भावुक था। सुनोकॉन्ग को लगा कि स्वर्ग के लोगों ने फिर कोई चाल चली है। असल में पिछली बार एक बार के लिए सुनोकॉन्ग ने हुईचुल के कहने पर वो ब्रेसलेट खोलकर देखा था कि क्या उसका प्यार सुमी के लिए सच्चा है, और वापस से पहन भी लिया था। इसीलिए अब वही उसका मालिक है और वही खुद उसे उतार भी सकता है। जब तक ये गोल्डन ब्रेसलेट उसके हाथों से नहीं हटता, वो अपने दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे वापस से अपने प्यार की याद दिलाने के लिए सुमी ने उसे किस किया, जिससे सुनोकॉन्ग की पुरानी यादें हल्की उभरने लगी। लेकिन अब भी उसे सामने बैठी सुमी पर पूरा भरोसा नहीं। मगर अब वो अपनी गुफा से बाहर निकलकर हुईचुल से मिलने उसके घर गया। वहां बिताए कुछ दिनों की यादें भी उसे हल्की याद आने लगी। हुईचुल उसे वापस अपने घर में देखकर बहुत खुश हुआ और उसे कहा कि तुम कोशिश करते रहो अपनी भूल चुकी यादों को वापस लाने की। असानो अब भी ज़ॉम्बी के शरीर में थी, लेकिन सुमी के मरने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा है। असानो की शक्तियां भी खत्म हो गई है। कभी जो दिव्य देवी हुआ करती थी, आज एक राक्षस बन गई। उदास होकर वो पिगी के पास गई और कहा कि शरीर को जला दो। अंत में असानो और ज़ॉम्बी दोनों खत्म हो गए और पिगी का दिल टूट गया। दूसरी ओर दायान को भी उसके पापों की सजा मिली। उसके ही साथी ने उसे ताबूत में बंद करके समंदर में फेंक दिया। सुमी भी अपनी कंपनी वापस लौटी। उसका असिस्टेंट उदास होकर सारे सामानों को पैक कर रहा था और वहां अचानक सुमी को देखकर वो डर कर बेहोश हो गया। बाद में सुमी ने हुईचुल से कहा कि वो कंपनी उसके असिस्टेंट को सौंप दे, ताकि वो उसे संभाले और अच्छा जीवन जी सके। उधर सुनोकॉन्ग भी सुमी के घर पहुंचा। उसकी पुरानी यादें एक एक करके लौट आई और तब उसे विश्वास हुआ कि सुमी ही थी जिसने उसे ये गोल्डन ब्रेसलेट पहनाया था। सुमी के पास भी बस इस एक दिन का ही सहारा है। वो उसे हर वो जगह ले गई जहाँ पर वो दोनों जाया करते थे। वो चाहती है कि बस एक दिन में उसके सारी अधूरी बातें पूरी हो जाए। सुनोकॉन्ग को भी सब कुछ याद आ गया। उसने वो ब्रेसलेट उतारकर सुमी को गले से लगा लिया और रो पड़ा। लेकिन अब तक सुमी के वापस जाने का वक्त हो गया और उसे जाना पड़ा। अंत में सुनोकॉन्ग ने अपनी सुनहरी आंखें सुमी को दे दी। उसे यकीन है कि अगले जन्म में चाहे वो जिस भी रूप में हो, वो एक नजर में एक दूसरे को पहचान लेंगे। उनका विश्वास है कि वो फिर मिलेंगे। वहीं उस रहस्यमय दुकान में एक छोटा लड़का मशरूम की खिचड़ी खा रहा है। ये देखकर हुईचुल समझ गया कि ये बच्चा उसी का बेटा है। उसने उसका नाम पूछा और वो सचमुच वही निकला। हुईचुल खुश हुआ, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए उसे अपनाने की हिम्मत नहीं कर सका और इस बात को अपने दिल में ही छुपा कर रखा। जिसके बाद हुईचुल ने एक घाटी खरीदी। वो वहाँ एक होटल बनाना चाहता है जहाँ राक्षसों को पकड़ के रखा जा सके। ये तरीका उसके लिए आसान और फायदेमंद भी है।
वो अपने बेटे को ये होटल चलाने देना चाहता है। भले ही वो उसे अपना न सके, लेकिन कम से कम वो उसके पास तो रह सकेगा। आखिर में सुनोकोंग ने हुईचुल का घर छोड़ दिया और निकल पड़ा। वो नरक की ओर चला ताकि सुमी को खोज सके। उसके लिए बिछड़ना एक अंत नहीं, बल्कि दोबारा मिलने की शुरुआत है। वो फिर से उसे पाने के लिए किसी भी खतरे से टकरा जाएगा और यहीं पर ये के ड्रामा की कहानी खत्म होती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नए के ड्रामा के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।